हेलो बच्चों, अगर आपको भी साइंस में 80/80 लेकर आना है तो ये वीडियो आप सबके लिए मैंने बनाया हुआ है, जिसमें आपका पूरा मैराथन है ना। यहाँ एक्सरसाइज सॉल्यूशन लिखा है, बट चूंकि ये पूरा नहीं हो पाया, लेकिन पूरा का पूरा मैराथन, पूरे जितने भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं वो सारे चैप्टर्स आपको रिवाइज करवाए जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे आप अपने चैप्टर्स को देख सकते हैं, जस्ट एक मिनट, कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। ये पूरा सॉल्यूशन बन चुका है, इसको मैं अपलोड करूंगा। तो ये सब आपका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कंबशन है, रिप्रोडक्शन है, फोर्स एंड प्रेशर है, नेचुरल फेनोमेना है और लाइट है। तो इन सारी चैप्टर्स को हम अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। जब आप आज अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे, फिर आपको मैं इस क्वेश्चंस के पीडीएफ और आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। इसका पहले एक बार अच्छे से आप रिवाइज करिए। वीडियो आपका शुरू होने वाला है, अलग वीडियोज़ हैं, ध्यान दीजिएगा। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, वहाँ लैंग्वेज में बना के पूरा लिखिएगा। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स उनको कहते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उन्हें बोलते हैं। फिर कैसे देखते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप से उनको देखते हैं, ठीक। और इनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब इसी मान लो यही लॉन्ग आंसर में आ गया, तो आप कैसे लिखोगे ना, कि मतलब पूरा लिखोगे कि विच कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई, सो वी कैन सी बाई द माइक्रोस्कोप एंड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स इल्काल्ड माइक्रोबायोलॉजी। मतलब तुम्हें जानबूझकर आंसर को लंबा बनाना है, जानबूझकर आंसर को लंबा बनाना है। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लुईस पास्चर, इनके बारे में आता है, तो कई बार पूछ लिया जाता है एक्सरसाइज में, कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है ऐड हो जाए, तो इसको ध्यान दीजिएगा, स्टार लगाइएगा इस पॉइंट को। लुईस पास्चर पहला, तो आप अच्छे से लिखिएगा, ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर इन साइंस इज़ आर फॉलोइंग, ऐसे, ताकि ढेर सारा दिखे। पहला, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर, एयर में डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, पास्चुराइजेशन, इतनी डिस्कवरी की थी। अब एक क्वेश्चन जब पास्चुराइजेशन का अलग से आएगा, तो पास्चुराइजेशन की डिफिनीशन भी तुम नीचे लिखना कि मिल्क को कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं, उसके बाद उसको फ़ौरन ठंडा कर देते हैं, ताकि उनके अंदर के जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, मर जाएं और मिल्क हमारा सेफ़ हो जाए। तो ये था। अब आते हैं कुछ कॉमन टर्म की तरफ, जो इस चैप्टर में या हर साइंस में हमेशा बार बार यूज़ होती हैं। पहला, ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हो फोटोसिंथेसिस से। किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ये प्लांट भी हो सकते हैं, और आपको पता है साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन अलगी भी ऐसा करते हैं। सैप्रोफाइट की बात करते हैं। सैप्रोफाइट मतलब सड़ी गली चीज़ों से जो अपना खाना लेते हैं, सड़ी गली चीज़ों से। फिर आते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। जैसे मेरे ऊपर कोई डिपेंड हो, मेरे ऊपर जूं है, मेरे ऊपर बहुत सारे और जो अंदर पेट के अंदर कीटाणु रहते हैं, तो ये सारे चीज़। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दो लोग या दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहकर जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसा कि, और एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, लाइकेन वगैरह। पैथोजन क्या होता है? ये आएगा, पैथोजन आता है डिसीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिसीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जर्म्स के थ्रू जो बीमारी ट्रांसफ़र होती है, उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, कोविड-19, ये सारे अभी आपने कोविड-19, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ को स्टार लगा लीजिएगा। फूड पॉइजनिंग, सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, आपको ढेर सारी लैंग्वेज में लिखना है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। फूड पॉइजनिंग क्या है? कंटामिनेटेड यानी गंदे जर्म्स, समझना, जो गंदा खाना है ना, और जर्म के थ्रू, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है ना, इनके थ्रू जो पेट की बीमारी होती है उसे बोलते हैं। जैसे लाइक वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। भाई अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन? हमने कहा नाइट्रोजन, जो फ्री नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन है, वो नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? स्टार लगा लो, नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ना लिख पाना तो लिख देना नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड, है ना, इसी को प्लांट यूज़ कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब आते हैं ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। तो हमने कहा 5, कितने में? 5। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, अलगी और वायरस, इन 5 में किया गया है। सबसे पहला आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में पूरी बातें देख लो। प्रोकैरियोट होते हैं, एक सेल के होते हैं, मोस्ट अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा होते हैं,
एयर, वाटर, सॉयल सभी में। शेप इनका देख लो, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरुला, विब्रियो, इतने शेप होते हैं। एरोबिक और एनारोबिक यानी ऑक्सीजन ले भी सकते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी काम कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफ खुद खाना बना सकते हैं। सैप्रोफाइट दूसरों पे डिपेंड रह सकते हैं, सड़ी गली चीज़ों पे। पैरासाइट किसी लिविंग पे डिपेंड रह सकते हैं। रिप्रोडक्शन करते हैं बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। ई कोलाई 20 मिनट के अंदर करता है। सीडोमोनास सबसे फास्ट 9.5 मिनट के अंदर करता है। और ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या करता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाता है ये। अब आते हैं ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में। कि देखो, ब्लू ग्रीन अलगी को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ऑटोट्रॉप होता है, खाना खुद से बनाता है। नोस्टोक और अनाबीना, नोस्टोक और अनाबीना ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये आगे आएगा। यूज़ कौन क्या क्या है? अब देखो, बैक्टीरिया का आपका यूज़ पूछेगा, भर भर के लिखना। पहला, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है, लैक्टोबैसिलस यूज़ होता है। एल्कोहल से एसिटिक एसिड बैक्टीरिया विनेगर में कन्वर्ट कर देता है। पिकल्स के अंदर, चीज़ के अंदर, बेवरेज के अंदर सब बैक्टीरिया का यूज़ होते हैं। कौन कौन सी डिसीज़ इससे होती है? निमोनिया जो एयर से होती है, उसमें क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस भी एयर से होती है, उसमें BCG वैक्सीनेशन का यूज़ किया जाता है। कॉलरा, टाइफाइड ये वाटर और फूड के थ्रू होती है, जो बैक्टीरिया की डिसीज़ है। ट्रिटस कैंकर, ब्लाइट ऑफ राइस ये प्लांट के अंदर होती है। तो देखो, एक ही जगह आपके डिसीज़, आपके यूज़, आपके सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं वायरस पे। वायरस वेरी इंपॉर्टेंट, पहला, ये माइक्रोब्स से वायरस के बारे में अगर पॉइंट है तो वायरस माइक्रोब्स है, ए सेलुलर है, यानी सेल इसके पास नहीं होती। तो सर क्या होता है? ये DNA RNA होता है और प्लस साथ में प्रोटीन कोट होती है। सेल नहीं होता, DNA RNA होता है, साथ में प्रोटीन कोट होता है। अब ये जब बॉडी के आउटसाइड में होता है, मान लीजिए किसी की बॉडी के आउटसाइड यानी ज़मीन वगैरह पे ऐसे कहीं पड़ा हुआ है, इनएक्टिव है। मतलब इनएक्टिव का मतलब इसको आप क्रिस्टल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, यानी नॉन लिविंग फॉर्म में है। लेकिन जब ये किसी के अंदर आ जाता है, हमारे अंदर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा। होस्ट की बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, ठीक है ना? हाँ, और हाँ, अगर मल्टीप्लाई करेगा तो जाहिर सी बात है नुकसान पहुंचाएगा। तो लिविंग जैसा काम कर रहा है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब समझना एक बात को, अब मैं सिखा रहा हूँ आपको। यही क्वेश्चन मान लीजिए आ गया लॉन्ग आंसर में आपको, तो जैसे मैंने चार्ट बनाया पहले वैसे चार्ट बनाना। उसके बाद इसी सेम चार्ट को, फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो, लोगों को मतलब है कि आप कितना ज़्यादा लिखते हो। बात समझ में आ गई? कितना अच्छा लिखते हो, कितना सिस्टमेटिक लिखते हो, डजंट मैटर, कितना ज़्यादा लिखते हो। तो पहले जैसे मैंने चार्ट बनाया है वैसे ही चार्ट बनाना। उसके बाद क्या करना, इसी चार्ट को कॉपी पेस्ट कर देना पैराग्राफ के फॉर्म में, मतलब ढेर सारा दिखना चाहिए। बस समझ में आ गई सभी को? ये चालाकी समझ में आ गया ना, इसलिए बीच में बोल रहा हूँ वीडियो के। चालाकी समझ में आ गई? ओके। अब आते हैं एग्जाम्पल में। HIV, बैक्टीरियोफेज, TME नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं दिया जाएगा, काट लिया जाएगा नंबर। फिर बोल रहा हूँ, बातों को सीरियसली लेना। डिसीज़ कौन कौन सी होती है देखिए, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मीजल्स, जॉन्डिस वाटर से फैलती है, हेपेटाइटिस B है ना, तो ये है शायद, तो जॉन्डिस वाटर से फैलती है। यूज़ क्या है? वैक्सीन प्रिपेयर में, रिसर्च के अंदर, जेनेटिक इंजीनियर के अंदर, बायोलॉजिकल कंट्रोल है ना, ये सारी चीज़ें इसका यूज़ ये होता है। चलिए, तो बहुत बोरिंग सा है। आगे प्रोटोजोआ के बारे में बहुत ज़्यादा दिया नहीं है। प्रोटोजोआ एक सेल का होता है, माइक्रोस्कोपिक है। एग्जाम्पल याद होना चाहिए, अमीबा, पैरामीशियम, इंटा अमीबा, प्लाज्मोडियम। डिसीज़ क्या होती समझिए, मलेरिया होती किससे है? प्लाज्मोडियम से। एक्चुअल में होता प्लाज्मोडियम से है, स्प्रेड बाई मच्छर काटने से। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो स्प्रेड करवाती है, होता प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ से। और एक और बीमारी होती है अमीबा से, एमोइबोइक डाइसेंट्री। अब आते हैं फंजाई पे। फंजाई कैसा होता है? नॉन ग्रीन होता है, ग्रीन नहीं होता। हेट्रोट्रॉप है, सैप्रोफाइट या और पैरासाइट भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन बड या स्पोर के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, माउल्ड, म्यूकर, मिल्ड्यू, तो ये सारे हैं। तो फंजाई का आपको स्पेशली ईस्ट एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। मशरूम तो दो तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ईस्ट का यूज़ देख लो, यूज़ इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ, ईस्ट का यूज़ या इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट एक सेल का होता है एल्कोहल बनाने में। तो ऐसे मत लिख देना खाली एल्कोहल, तुम लाइन में लिखना। फिर बोल रहा हूँ, लाइन में लिखना, ईस्ट आर यूज टू मेक एल्कोहल। फिर अगली लाइन में, ईस्ट आर यूज टू मेक वाइन, ऐसे लिखना। ब्रेड, इडली, डोसा, भटूरा सब में लाइन कर करके लिख देना। फिर पेनिसिलिन आती है, एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किससे बनाई थी? P. नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम।
मशरूम एडिबल होता है, मशरूम से प्रोटीन मिलती है। ठीक। डिसीज़ देख लीजिए, डिसीज़ जो फंजाई से होती है वो रिंग वॉर्म, एयर से होती है जो दाँत खाज खुजली। रस्ट या स्मट, स्मट है ना, वीट में होती है, ओके स्मट है ना ये, ओके। पोटैटो ब्लाइट होती है, पोटैटो के अंदर। मिल्ड्यू ग्रेप्स के अंदर होता है, ये भी शायद कहीं है, मिल्ड्यू ग्रेप्स के अंदर होता है। वाइट काटनी मास ऑन ब्रेड, ये म्यूकर, बाई म्यूकर, यानी ब्रेड पे हमारा ब्रेड ख़राब हो जाता है, वहाँ पे हल्का हल्का देखो रेशे रेशे जैसा दिखने लगता है, तो म्यूकर की वजह से होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग एल्गी के ऊपर। एल्गी क्या होता है? ग्रीन प्लांट होता है, मतलब ग्रीन प्लांट होता है लेकिन प्लांट लाइक होता है ना उसके जैसा, लेकिन रूट स्टेम लीव नहीं होती, अभी डेवलप नहीं हुआ है पूरे तरीके से। ग्रीन शीट लाइक सिपली, ग्रीन शीट लाइक यानी ये स्लिपरी ग्रीन शीट लाइक होते हैं, है ना। मास फ्लोटिंग ऑन, रुका, तो ये रुके हुए पानी पे मास फ्लोट करता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे से फ्लोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से पहचान हो सकती है। पिगमेंट के बेस पे 3 टाइप के हैं, ग्रीन, ब्राउन और रेड। एग्जाम्पल स्पाइरोगाया, यूलोथ्रिक्स, ओलोवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास। ब्राउन के फ्यूकस, सार्गेसम लेमिनेरिया। रेड के पॉलीसिफोनिया और जेलिडियम। यूज़ याद रखिएगा इसके यूज़ याद रखिएगा। जैसे फूड में फाइटोप्लैंक्टन एंड डाइएटम का यूज़ किया जाता है। कैटल फीड में अगार अगार से आइसक्रीम और जेली बनती है। क्लोरेला जो है वो प्रोटीन इस है ना। चलिए तो इतना हो गया। अब आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का क्या क्या यूज़ है अभी बताया। कर्ड है, पिकल्स है, विनेगर है, चीज़ है, कॉफ़ी है, कोको है। ईस्ट का यूज़ वाइन है, अल्कोहल है, ब्रेड है, पेस्ट्री है, इडली है, डोसा है। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ जब भी लॉन्ग में आएगा, बार बार मेरी बात को सुनो, मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ। जब बार बार लॉन्ग में आएगा तो ऐसे लिखना, उसके बाद इसी को पैराग्राफ में लिख देना। चलिए अलगी एज अ फूड, कैटल अभी पूरा बता दिया आपको। अब आते हैं मेडिसिनल यूज़ में। तो हमने कहा अभी हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक में यूज़ किया जाता है, वैक्सीन में यूज़ किया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में यूज़ किया जाता है ना। चलिए 3 इंडस्ट्रियल यूज़ में, टैनिंग ऑफ लेदर, रोटेटिंग ऑफ फाइबर। ये मेन हमारा क्या है देखो, सीवेज डिस्पोजल। तो सीवेज डिस्पोजल में पहले ऐसे बनाना, फिर पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना। देखो सीवेज डिस्पोजल का मतलब क्या है, जो भी यूरिन है, फीसेस है, या जो भी अदर वेस्ट निकलते हैं, किचन वेस्ट हो गया बहुत सारे, इनमें हार्मलेस सब्सटेंस, जो भी सुनो इनको हार्मलेस सब्सटेंस, तो ये लिखता हूँ, इनसे क्या करते हैं, हार्मलेस सब्सटेंस बनाते हैं, और उसका यूज़ किया जाता है लैंडफिल और मैन्योर में, लैंडफिल और मैन्योर में। या प्लांट एनिमल या एनिमल मैटर ये सब डिके हो जाते हैं, इनसे बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस में देखो क्या क्या होता है, CH4, CO2, H2, H2S, ठीक है ना। CH4 ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं, बायोगैस CH4 मेथेन वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। किस में यूज़ किया जाता है इसका, कुकिंग में यूज़ किया जाता है और लाइटनिंग में यूज़ किया जाता था। अब आते हैं 5वें नंबर पे, क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है लॉन्ग में पूछे, फिर बोल रहा हूँ जैसे मैंने बताया वैसे लिखना, उसके बाद पूरा इसी को पैराग्राफ में लिख देना। डोमेस्टिक वेस्ट और या डंग को डिकम्पोज बाय सॉइल बैक्टीरिया, इसको मेन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं ऊपर से। जो भी डेड प्लांट और एनिमल और ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनको डिकम्पोज करके सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब ये इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे, इनको यानी जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है, डंग्स है, या पूरा लिखना ऑर्गेन जो डेड प्लांट एनिमल हैं, इन वेस्ट को जमा होने से बचाते हैं। और अगर इन्वायरमेंट में जमा नहीं होगा तो गंदगी नहीं फैलाएगा, तो क्लीन कर देगा। रिसाइकलिंग क्या होती है समझना। प्लांट और एनिमल हैं, जब ये डेड हो जाते हैं तो बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज कर देते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, तो इनसे नाइट्रोजन और कार्बन के कंपाउंड मिल जाते हैं। और अगर कंपाउंड को फिर से सॉइल में डाला गया, उनसे फिर से मिनरल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ऐसे पूरी साइकिल चलती रहती है। अब आते हैं सॉइल फर्टिलिटी, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, अभी आएगा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में, समझना क्या है। सॉइल फर्टिलिटी मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन एयर के अंदर है, उससे क्या बना, नाइट्रेट। उसको किसने यूज़ किया, प्लांट ने, और प्लांट ने क्या बनाया, प्रोटीन। अब ये कैसे करते हैं, पहले ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए, इतनी बात कि एयर वाला नाइट्रोजन, नाइट्रेट से प्लांट ने क्या बनाया, प्रोटीन। साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोक और अनाबीना। राइजोबियम जो होते हैं वो लेग्यूम में होते हैं, पी में, बीन में, सोयाबीन में। तो ये 2 बातें आपको स्टार लगा रहा हूँ, ये याद होना चाहिए। अब आते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन समझना ध्यान से। फूड प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, डायरेक्ट आपको आ जाए हाउ डू वी फूड प्रिजर्व, तो आपको ढेर सारा लिखना है, पहले पॉइंट वाइज, उसके बाद पूरा एकदम अच्छे से पूरी लैंग्वेज लिखना है, ढेर सारा दिखना चाहिए, थोड़ा दूर दूर दिखना चाहिए। देखो इस तरीके हमने कहा कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है, यानी ऐसा तरीका जिससे ट्रीट करके
फूड को लंबे समय तक रखा जाए ताकि फूड स्पॉयल ना हो, माइक्रोब्स मल्टीप्लाई ना हो, किल हो जाएं, ठीक है ना। ये होता है फूड प्रिजर्वेशन। क्या क्या मेथड है? मेथड पहला आपका है ड्राइंग यानी सुखाना। अब ये क्या करता है, ये आपको याद होना चाहिए कि फूड से पानी को निकाल देगा तो जो जर्म्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। आम, पापड़, ड्राई फ्रूट्स, तो इसे सुखाना बोलते हैं। फिर आते हैं साल्टिंग यानी नमक डालना। ये क्या करता है, जैसे ही आप नमक डालेंगे बैक्टीरिया का पानी खींच कर उसको मार देता है। डायग्राम बना देना ये वाला। तो मीट है, फ़िश है, इनका जो है वो तो फ़िश वाला आया था कि मीट और फिश को कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो हमने कहा साल्ट से। फिर आता शुगरिंग। ज़्यादा शुगर जब ऐड कर देंगे तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैम है, जेली है, मुरब्बा है। फ्रीज़ कर देंगे, कम टेम्परेचर पर माइक्रोब्स की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, तो फ्रूट और वेजिटेबल्स को हम बचा सकते हैं। फिर आता है कैनिंग यानी एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देंगे ताकि कोई भी जर्म्स की एंट्री ना हो। तो कोल्ड ड्रिंक है, कैंड फूड है। केमिकल में सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है ना, तो जो स्क्वैशेस हैं यानी स्क्वैशेस का मतलब जो जूस वगैरह हैं, जो जैम हैं, जेलीज़ हैं, इन सब को इसमें प्रिजर्व करते हैं। फिर आते हैं पास्चराइजेशन। इसको मैंने बोला था अलग से इसको पढ़ना है ना, ज़्यादा बना के लिखना कि मिल्क को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तुरंत ठंडा कर देते हैं जिससे माइक्रोब्स मर जाते हैं। इसको लुइस पास्चर ने दिया था, इसलिए पास्चराइजेशन नाम दिया गया। ढेर सारा दिखना चाहिए। चलिए फिर बोल रहा हूँ, अगर ये वाला आएगा कम से कम एक पेज भरना तुम एकदम अपनी अपनी लैंग्वेज में ईजी। अब आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं। पहला तो भाई साहब देखो, एयर में 78% नाइट्रोजन है। ये पार्ट ऑफ अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। पहला, प्लांट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट में हम कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रेट से में कन्वर्ट करते हैं। कितने तरीके से हो सकता है? 3, एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल। पहले तरीका पता होना चाहिए। फिर आते हैं एटमॉस्फेयर में क्या होगा, पहले ऐसे बना देना, उसके बाद फिर से बार बार बोल रहा हूँ, पहले ऐसे लिखना फिर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना। देखो एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है एयर के फॉर्म में, जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। रेन वाटर जब होगा, रेन वाटर, तो ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और अर्थ पे रिएक्ट करके ये साल्ट से नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा सिस्टम होता है। इंडस्ट्री में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात करते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में 3 तरीका, बल्कि 4 तरीका देख लो। एक फ्री लिविंग जो एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम करते हैं। एक बायोलॉजिकल में सिम्बायोटिक आता है, जैसे राइजोबियम, रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम के रूट में जो नोड्यूल में रहता है। साइनोबैक्टीरिया जो आपका नोस्टोक और अनाबिना, ये पैडी यानी धान के खेत में रहते हैं। नॉन लेगुमिनस का मतलब जो एलनस और जिंको है, ये प्लांट इनके अंदर है ना। तो नॉन लेगुमिनस, तो इस तरीके से पूरी कहानी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरी कहानी होती है, तो यहाँ हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं, बात कर लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो हमने कहा नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच नाइट्रोजन का मूवमेंट, लिविंग और नॉन लिविंग, ये याद रखिएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, पहले आपको सिस्टमेटिक ऐसे पूरा बना देना है, उसके बाद आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ, फिर बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। देखो जो भी नाइट्रोजन एयर के अंदर है, दिमाग लगाना, ईजी याद हो जाएगा। जो भी नाइट्रोजन एयर के अंदर है, उसको नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करने को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। इसी नाइट्रेट को यूज़ करते हैं प्लांट, इसे बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बनाएंगे? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इनका होता है डीकम्पोजिशन, फिर से है ना, जब कुछ मर और जाएंगे तो किस में कन्वर्ट कर देंगे? अमोनिया में या अमोनियम साल्ट में, जिसे बोलते हैं अमोनिफिकेशन। फिर इस अमोनिया से नाइट्रेट बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 देखो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? नाइट्राइट बनता है, आइट। पहले नाइट्रेट और अमोनिया से नाइट्राइट, जिसे नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, जिसे नाइट्रोबैक्टर करता है, और बाद में नाइट्रेट से नाइट्रोजन फ्री में जाता है, यानी स्यूडोमोनास, जिसे डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, 1 मिनट, तो इसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। चलिए, तो ये होता है पूरा, ठीक। चलिए, तो यानी देखो ध्यान से, एयर से सॉइल में गया, सॉइल से प्लांट ने यूज़ किया, प्लांट्स या एनिमल्स में यानी नीचे चला गया, उससे फिर से सॉइल में गया, और फिर से कहाँ गया? एयर में गया। अब आते हैं कंबशन और फ्लेम पे, है ना। आसान चैप्टर है, देखना ध्यान से। ऐसा सब्सटेंस जो बर्न होकर यानी कैच फायर पाकर फ्यूल में कन्वर्ट हो जाए। कंबस्टिबल मटेरियल यानी जो फ्यूल,
ठीक। अब सॉरी समझना, ऐसा सब्सटेंस जो बर्न करे यानी आग पकड़ ले उसे बोला जाता है फ्यूल यानी और ऐसे मटेरियल को कंबस्टिबल मटेरियल। तो अगर आपसे पूछ ले कंबस्टिबल मटेरियल क्या होता है, तो ऐसा सब्सटेंस जो फायर को कैच करे या जो जल सके। और फ्यूल बर्न की जो प्रोसेस होती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, उसे बोलते हैं कंबस्शन, विच इज़ द केमिकल रिएक्शन। क्यों? जब आप किसी चीज़ को जलाते हो तो नई चीज़ बनती है और कंबशन से हीट और लाइट मिलती है, कंबशन से हीट और लाइट मिलती है। अब आते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन। कंबशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या हैं? तो सबसे पहला फ्यूल अभी बताया, तो फ्यूल की डिफिनीशन लिख देना है ना, जो सब्सटेंस जल सकें। सॉलिड वुड, कोल, चारकोल। लिक्विड में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन है। गैस में एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस और हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस सबसे तगड़ी है। क्या और चाहिए? O2, एयर चाहिए, बिना एयर के नहीं हो पाएगा। अगर एयर सफिशिएंट है, ढेर सारी है, तो कंप्लीट होगा, और अगर कंप्लीट कंबस्शन होगा तो गैस निकलेगी कौन? CO2 गैस निकलेगी। और अगर इनसफिशिएंट है, इनकम्प्लीट में CO गैस निकलती है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? कम से कम कितने टेम्परेचर पे वो जलेगा? कम से कम भाई, जैसे मैंने कहा भाई मेरी प्यास जो है वो 5 गिलास में या 1 गिलास शरबत में बुझ जाती है, तो मुझे कम से कम 1 गिलास तो चाहिए। तो ऐसे ही मान लीजिए कोई फ्यूल 20 डिग्री सेल्सियस पे जलता है, मान लिया मैंने, तो यानी 20 से कम पे नहीं जलेगा, कम से कम उसको 20 देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इतना कम भी ना हो कि भाई साहब हरदम आग लगती फिरे। अब यहाँ पे एक और डिफिनीशन देख लीजिए, कैलोरीफिक वैल्यू। मान लीजिए आपने किसी फ्यूल को जलाया, तो कई बार डिफिनीशन बुक में लिखी हो जाती है 1 ग्राम, वो भी सही है, लेकिन 1 किलोग्राम कम से कम हम थोड़ा बड़ा यूनिट लेते हैं। तो 1 किलोग्राम जलाने पर कितनी हीट निकलती है? तो कम देखो, 1 किलो लिया है तो ये किलो जूल में निकलेगी। तो ये क्या है? जूल, यानी इसकी जो यूनिट होती है हीट, भाई हीट की जो यूनिट यानी हीट इज़ अ एनर्जी, उसकी यूनिट जूल होती है। तो इसकी यूनिट क्या कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी? किलो जूल पर केजी, स्टार लगा लेना, बालकों से गलती होती है बार बार। किलो जूल पर केजी, ठीक है ना। आते हैं अब समझना, समझदारी। हम बात ये कर रहे हैं कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, फ्यूल ज़रूरी है, एयर ज़रूरी है, इग्निशन टेम्परेचर ज़रूरी है। इनमें से कोई एक हटा दो, फ्यूल हटा दो, एयर हटा दो, इग्निशन टेम्परेचर ना दो, तो जलेगा नहीं, तो इसे बोलते हैं फायर फाइटिंग। अब सबसे पहले हम जैसे मान लो आग लग गई, तो आग को कैसे बुझाएंगे? तो देखो सबसे पहली बात आती है वाटर। तो वाटर सबसे कॉमन पहला है। ये क्या करता है? ये हीट को रिमूव कर देता है, ऑक्सीजन और हीट को रिमूव कर देता है, और फ्यूल के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देता है, और एकदम कूल कर देता है। एकदम क्या कर देता है? कूल कर देता है, जल ही नहीं पाएगा। कहाँ कहाँ नहीं यूज़ करेंगे इसका? मान लो कोई आग इलेक्ट्रिसिटी से लगी है तो नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? भाई साहब वाटर खुद एक गुड कंडक्टर है ना, ये आपको झटका मार देगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये खुद कंडक्ट करा देगा। दूसरा, जब पेट्रोल और डीजल और केरोसिन की आग, क्यों? वाटर क्या होता है आपका? भारी होता है, तो ऊपर रह जाएगा। पेट्रोल डीजल हल्के होते हैं, पता चला जो है ना वो तैरने लग जाएंगे। बात समझना, पेट्रोल डीजल हल्के होते हैं तो ये तो ऊपर तैरने लग जाएंगे, तो कैसे बुझ पाएगा? नहीं बुझ पाएगा। तो क्या करें? CO2 का यूज़ करें, सैंड का यूज़ करें। CO2 क्या होती है? नॉन इन्फ्लामेबल या नॉन फ्लेमेबल, यानी इन्फ्लेमेबल हो जाएगा, नॉन फ्लेमेबल, यानी ये जलती नहीं है, ये गैस जलती नहीं है बल्कि बुझाने का काम आती है। हैवी होती है एयर से, तो ये स्टार लगा लेना, हैवी होती है, तो ये क्या करती है? फायर को ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है, तो ऑक्सीजन आ ही नहीं पाती है, तो फायर कंट्रोल हो जाती है। और ब्लैंकेट से क्या करते हैं? जो भी पर्सन, मान ली किसी पर्सन के ऊपर आग लग गई है, उसको चारों तरफ से कवर कर देते हैं, तो O2 सप्लाई कट हो जाती है, तो आग बुझ जाती है। टाइप ऑफ कंबशन देखना, रैपिड में मतलब क्या है? जो जल्दी से और ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है, जैसे LPG गैस स्टोव जलता है ना, तो ये जल्दी जल जाता है तुरंत, और ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? जो अपने आप जल जाए बिना माचिस के। अभी बताया भाई, देखो जैसे फास्फोरस है, स्टार लगा लेना। रीज़न क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, फास्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है तकरीबन 30 या 32 होता है। बताओ एटमॉस्फेयर में जो हमारा टेम्परेचर वो भी कम से कम 32-35 होता है, तो जैसे ही एयर में आते हैं उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल गया, खुद से आग लग जाती है। और एक्सप्लोजन क्या है? हमारी बुक ने रैपिड और एक्सप्लोजन को एक ही में दिया है। कभी कभी फास्ट साउंड के साथ जब गैस निकलती है, फास्ट बहुत होता है और साउंड होता है, क्यों? अंदर गैस, जैसे पटाखे वगैरह जब जलाते हो तो फटता है, तो अंदर से गैस रिलीज़ होती है ना, बारूद होता है, तो इसलिए वो फट जाता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, ये
है ना, यहाँ से ये कंप्लीट कंबस्शन और इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो पहले तुम ऐसे लिखना पैराग्राफ में भी, फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मेरी बातों को सीरियसली लेना। जब भी लॉन्ग आएगा तो आपको हर हाल में शो करना है कि कम से कम आधा पेज लिखना है, कम से कम आधा पेज। देखो कंप्लीट में क्या होता है, ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में है, इनकम्प्लीट में इनसफिशिएंट है। और जब सफिशिएंट है तो कलर याद रखिएगा, फ्लेम का कलर यहाँ पे आएगा ब्लू या और क्लीन आएगा, यहाँ पे येलो ऑरेंज आएगा और स्मोकी आएगा। प्रोडक्ट में CO2 + H2O निकलेगा, यहाँ CO और प्लस सूट यानी कालिख निकलेगी। सेफ्टी क्या है, ये सेफ़ है ना, जाहिर सी बात है यार, यहाँ पे क्लीन है तो सेफ़ है, और स्मोक वाला सेफ़ तो होगा नहीं, ये हार्मफुल होता है, CO पॉइजनस होती है। एग्जांपल, कैंडल का जो आउटर जोन होता है वो ब्लू होता है, कंप्लीट कंबस्शन होता है। कैंडल का जो इनर जोन होता है वो इनकम्प्लीट यानी मिडिल जोन आप कह सकते हो, है ना, इनर वाला तो डार्क एकदम हो जाता है, तो इनकम्प्लीट, हालांकि आप इसको चलिए इनर जोन भी कह सकते हो और मिडिल भी कह सकते हो ना। चलिए अब आते हैं हम लोग फ्लेम पे। फ्लेम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहले बात समझते हैं फ्लेम। तो हमने कहा फायर का वो पार्ट जो ग्लो करता है, फायर का वो पार्ट जो ग्लो करता है उसे फ्लेम बोलते हैं। कब, जब फ्यूल का वेपर बर्न होता है, ये स्टार लगा लेना, यानी फ्लेम तब बनता है जब किसी फ्यूल का वेपर बर्न होता है, सॉलिड लिक्विड से नहीं बनता है। मतलब कहानी समझो, अब जैसे कैंडल है, फ्लेम है, कैंडल फ्लेम है, LPG मैचिक स्टिक हो गया। कुछ लोग कहेंगे सर कैंडल जो होता है वैक्स होता है वो भी सॉलिड होता है। फिर मेरी बात को समझना ध्यान से, जो सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे, हमको अल्टीमेट चाहिए वेपर। तुम सॉलिड हो लिक्विड हो डजंट मैटर, अगर तुम अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर ले रहे हो तो फ्लेम बना लोगे। वैक्स है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है ना, ये सारे लोग बना लेते हैं। वुड वाला एग्जाम्पल है ना, वुड वाला कैसे, देखो वुड पहले हीट होने पर गैस देती है, CH4 वगैरह, तो पहले हीट होने पर गैस, यानी पहले वो फ्लेम नहीं बनाएगी, पहले वो गैस देती है, बाद में ये गैस जलती है, तो गैस जल रही है तो फ्लेम बनाएगी। बाकी जो पार्ट होता है चारकोल वगैरह वो सिर्फ ग्लो करता है। अब आते हैं कैंडल के जोन के ऊपर, देखना ध्यान से, जोन याद होना चाहिए, मैंने इसलिए स्टार लगा दे रहा हूँ इस पर। आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर जोन। पहले आउटर नॉन ल्यूमिनस होता है, मिडिल वाला ल्यूमिनस होता है, इनर वाला डार्क होता है। कलर याद रख लेना, ऐसे पहले लिखना है, फिर बोल रहा हूँ पहले ऐसे लिख देना, उसके बाद अपने मन से पैराग्राफ में इसी को लिख देना। कलर जो होता है आउटर का ब्लू होता है, मिडिल का येलो या ऑरेंज होता है, इनर का पहले कलर आपको याद होना चाहिए सबसे पहला। ऑक्सीजन सप्लाई याद हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। बाहर वाले में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, बीच वाले में पार्शियल मिलेगी, इनर वाले में एब्सेंट। टाइप, जब भाई सिर्फ O2 सप्लाई याद कर लो, सिर्फ O2 सप्लाई, भाई ज़्यादा है तो कम पूरा जल जाएगा, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा 1400 डिग्री सेल्सियस और पूरा जल जाएगा तो क्लीन होगा। गोल्ड वगैरह को यहीं पे मेल्ट किया जाता है। मिडिल वाले में देख लो, पार्शियल है मतलब इनकम्प्लीट, ब्राइट, स्मोकी, सूट यहाँ पे आएगा, यहाँ अनबर्न जो पार्टिकल पूरे जल नहीं पाएंगे वो चमक रहे हैं। लीस्ट हार्ट कौन सा होगा, इनर वाला। अब ये क्वेश्चन और दिया हुआ है आपका, जो गैस स्टोव होता है, आप सुनना, गैस स्टोव में नीचे आप देखोगे पाइप में होल होता है, तो ज़्यादातर ऑक्सीजन नीचे से उसको मिलती है, तो इसका मतलब नीचे कंप्लीट कंबस्शन होगा, ब्लू कलर आएगा। अब आते हैं गुड फ्यूल के ऊपर, कौन कौन सा, तो हमने कहा सबसे पहला फ्यूल जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, H2S की, मतलब हाइड्रोजन गैस की, फिर कोक की, फिर CH4 यानी मेथेन, फिर LPG, CNG, पेट्रोल। ऐसे रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन आया था CHS वगैरह में, जो BHU वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं। अच्छा, गुड फ्यूल है, ईजी अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजी टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, सेफ़ टू यूज़ होना चाहिए, प्रोड्यूस लेस स्मोक, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। इस पॉइंट को समझना। कोई कहेगा सर इग्निशन टेम्परेचर कम क्यों नहीं लिखा, भाई साहब कम रहेगा, हरदम आग लगाता फिरेगा, हरदम आग लगाता फिरेगा। चलिए तो चाय भी आ गई। ओके, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कम से कम जो है वो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रोड्यूस ना करे तो, लेकिन कम से कम SO2 वगैरह या CO वगैरह देना चाहिए। फिर बोल रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पॉइंट को बहुत इलेबोरेट करके लिखना है अपनी लैंग्वेज में, है ना। गुड फ्यूल आर कॉल्ड दोज फ्यूल विच आर सेफ टू यूज़ एंड डज नॉट काज हार्म। कुछ बना के आधा पेज का लिख डालना प्लीज़। चलो अब आते हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होता है। हमने कहा एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, हेल्थ हज़ार्ड, डिफॉरेस्टेशन, तुम अलग से डिफॉरेस्टेशन का पॉइंट लिख देना, रिसोर्स डिप्लीशन, नॉन रिन्यूएबल का पॉइंट लिख देना। तो ये 2 पॉइंट को तुम देखो, एसिड रेन को लिख सकते हो, डिफॉरेस्टेशन और नॉन रिन्यूएबल वाला कई पॉइंट पिछली बार बताया गया था, लिख देना। रिप्रोडक्शन, ये बात सभी को पता होता है, व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन। नए बच्चे पैदा होते हैं और लाइफ कंटिन्यू रहे, ग्रो होती रहे, स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो, इसके लिए होता है रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक, आसान चीज़ें क्या हैं, देखो एसेक्सुअल में एक पेरेंट्स होगा, गेमीट नहीं बनते हैं।
आइडेंटिकल होते हैं, जैसा पेरेंट्स होता है वैसे ही उसके ऑफस्प्रिंग होते हैं। बात समझ में आ गई। और लार्ज नंबर जो है बहुत कम टाइम में लार्ज नंबर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सेक्सुअल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी होती है, यही जिस पे हाईलाइट है कि दो ऑर्गेनिज्म कम से कम, एक मेल और एक फीमेल, और इसमें गेमीट बनेगा, जाहिर सी बात है, एक मेल है एक फीमेल है, तो कुछ तो ऐसा होगा जो ट्रांसफ़र होगा और मिक्स होगा, और जब मिक्स होगा तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, पहली चीज़। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले और कॉमन एग्जांपल जो है वो आपको याद रखना होता है अमीबा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पेरेंट्स अमीबा है, पेरेंट अमीबा, ठीक। पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होता है, यानी न्यूक्लियस देखो यहाँ ध्यान से, न्यूक्लियस पहले इलोंगेट हुआ है, बड़ा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, ये पूरी सेल एक तरफ शिफ्ट हुई, यानी ये न्यूक्लियस अलग हो गया है, ये न्यूक्लियस अलग हो गया है। एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस तकरीबन हो गए, और बाद में दोनों क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। तो इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। बडिंग जो होती है वो किसके अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर भी होती है, ईस्ट के अंदर भी होती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक। फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन जो है होता नहीं, आप ध्यान से देखना। बडिंग जो है वो ईस्ट के अंदर भी होती है और हाइड्रा के अंदर भी होती है, तो ये बात का ध्यान देना है, यानी हाइड्रा के अंदर, क्योंकि ये एक एमसीक्यू में है आपके बुक में, पहली चीज़, ठीक। चलिए, उसके बाद और बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं होता है ये सारी चीज़ें। चलिए, विस्टडी प्रोपगेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हमको पढ़ना नहीं, हमें मेन पढ़ना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी अब ध्यान से देखो, इसी बात में सब कुछ क्लियर है कि देखो, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, बात समझ में आ गई। यानी एक मेल गेमीट होगा, तो मेल स्पर्म जिसे बोला जाता है, एक फीमेल गेमीट होगा जिसे फीमेल स्पर्म कह लो, या ओवम, है ना, जिसे मोर एक्यूरेट, अगर फीमेल में क्या होता है, मोर एक्यूरेट आप कहेंगे, फीमेल के अंदर ओवम होता है। क्या होता है, ओवम। ये दोनों जाके यहाँ पे मिल गए, यानी फ्यूज़ हो गए, इसे बोलते हैं जाइगोट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो बना है उससे एम्ब्रियो बनता है, बाद में एम्ब्रियो जाके बेबी बन जाता है। इस बात को आप सबको दिमाग में रखना है, ठीक। आगे आते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, अभी बात करेंगे इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो पहली चीज़ तो है कि कलेक्शन ऑफ ऑर्गन। देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पर्म, जैसे टेस्टिस जो है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है, मेल गैमीट। फीमेल के अंदर ओवरी होती है, ओवरी में क्या होते हैं, एग होते हैं ना। चलो, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल, ये हैं बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। गेमीट के बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानना नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि यार मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, फीमेल में क्या होता है, एग होते हैं, ठीक, पहली चीज़। और एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, एक सेल के अंदर, लेकिन इनके अंदर होते हैं 23। तो 23 और 23 मिलकर क्या हो जाते हैं, देखो, तो ये बहुत अच्छा फिगर यहाँ पे दिया है कि ह्यूमन के अंदर जो है एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं। 23 क्या होते हैं, पेयर। 23 क्या होते हैं, पेयर होते हैं। बाद में समझ आई। चलिए, तो पेयर, लेकिन जब ये गेमीट बनता है, किसी भी गेमीट, चाहे वो एग हो चाहे वो स्पर्म हो, उनके अंदर क्या होगा, 23 ही होगा, 23 ही होगा। क्यों, जब ये दोनों 23 और 23 मिलेंगे तब 46 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब ये देखो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो, पहले पार्ट देखो, एक पार्ट क्या है, हेड वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट मिडिल पार्ट होता है, और लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, टेल वाला पार्ट होता है। ये बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जाहिर सी बात, हर सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक, पहली चीज़। तो इतना बातें आपको जानना ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक। अच्छा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको आना चाहिए। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको आना चाहिए, कहाँ क्या क्या होता है, कैसे होता है ना। मेल वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, फीमेल वाले में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो जो नाम मैं हाईलाइट करो, नाम आपको याद होना चाहिए। एक तरफ से शुरू करो, देखो, ये फिम्बरी होती है, ओवरी होती है, यूटेरस जो है होती है, फालोपियन ट्यूब होती है, यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना, है ना। तो कम से कम इतनी बातें आप सबको पता होनी चाहिए। पार्ट, ठीक, पार्ट के फंक्शन नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस पार्ट सबके पता होना चाहिए। ये तो बहुत डिटेल में है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक। पहला ये, हाँ, ये डिफिनीशन बहुत काम की है। क्या है, द रिलीज ऑफ ओवम ऑफ एन एग फ्रॉम एन ओवरी। ओवरी से एग का निकलना इस कॉल्ड ओवुलेशन। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ओवुलेशन। दूसरा मेंस्ट्रुएशन, इसलिए एकदम सामने सामने ही लिखा हुआ है, द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, ठीक, यूटरस लाइनिंग एंड द अनफर्टिलाइज्ड एग थ्रू द वेजाइना। दोनों बातों को ध्यान से रखना। ओवुलेशन में एग रिलीज होता है। अच्छा, कैसे याद करोगे सर, ओवुलेशन में ओ है,
और ओ का मतलब क्या है, अंडा, यानी इस तरीके से एग। तो एग का रिलीज होना कहाँ से, ओवरी से, इज कॉल्ड ओवुलेशन। मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ में यही लिखा है, द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, ब्लड का निकलना, यूटरस की लाइनिंग का निकलना और अनफर्टिलाइज्ड एग का निकलना थ्रू वेजाइना इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है ना, समझ में आई। फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है, फर्टिलाइजेशन क्या है। अब फर्टिलाइजेशन में देखो यहाँ से, ठीक, क्या क्या होता है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, देखो, हेयर आर सम फीचर ऑफ जाइगोट, ये भी इतना ज़्यादा हमारे काम का भी नहीं है, ठीक, ये बहुत डिटेल में मैंने बताया था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है। तो हमने कहा फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होगा, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल क्या होगा, द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर, कि किसके किसके अंदर होता है, तो आपको मिल जाएगा, एक तो फिश के अंदर होता है और एक क्या होता है, फ्रॉग के अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई। चलो, ये आपका हो गया। इनविट्री फर्टिलाइजेशन पढ़ना नहीं है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है ये भी बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। जाइगोट फीटस, इसमें डिफरेंस है। इम्प्लांटेशन, अच्छा, व्हाट इज़ द इम्प्लांटेशन, ये आप देख लीजिएगा, इम्प्लांटेशन क्या होता है, ठीक। इम्प्लांटेशन का मतलब ये है विद अ फर्टिलाइज एग, जब जैसे ही एग फर्टिलाइज हो जाता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक, एग, ठीक, फर्टिलाइज एग एंड प्रिपेयर यूटर, और ये तब यूटरस की लाइनिंग प्रिपेयर करने लगती है, तो इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, जो ये एम्ब्रियो बना है उसका अटैचमेंट हो जाना, उसका अटैचमेंट हो जाना, ठीक। तो ये बात का देखो, यहाँ पे पहली प्रोसेस क्या है, ओवुलेशन, दूसरी प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे हुआ इस पार्ट में, और लास्ट में जाके क्या होता है, एम्ब्रियो यहाँ पे अटैच हो गया है, ये, तो इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन ना। तो इसे अच्छा है, द ब्लास्टोसिस अटैच टू द एंडोमेट्रियम, और इसी को ही क्या बोल देते हैं, प्रेगनेंसी। तो अगर आपसे क्या बोलेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, आई थिंक आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट, आप, अच्छा, एक्चुअल टर्म यही होता है ब्लास्टोसिस्ट, वरना आप बोल देना एम्ब्रियो अटैच टू द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से या आप यूट्रस की लाइनिंग से जो है अटैच हो जाना, इस कॉल्ड जो है इम्प्लांटेशन, ठीक। ये आपको हर हाल में ध्यान। पार्चुरेशन क्या होता है, एक्सपेलिंग ऑफ द फुली फॉर्म यंग, तो ये पार्चुरेशन होता है। तो इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो आप इस चैप्टर में, और अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, तो आप क्या पढ़ सकते हैं, बाइनरी फिजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना, और उसके बाद जो है मेटामार्फोसिस, ये फ्रॉग वाली लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग वगैरह वाली है, ठीक। तो आप 2-3 चीज़ें और पढ़ के जा सकते हैं, ठीक, कि एग्जाम्पल के तौर पे टैडपोल और लार्वा में क्या डिफरेंस है, मतलब फ्रॉग वाला जो पार्ट है उसको आपको टच करना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा फोर्स एंड प्रेशर। तो वो सिंपल सी बात है, आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, सीधी सी बात है। देखो, फोर्स क्या होता है भाई साहब, आपने धक्का दिया या आपने खींचा, पुश या पुल, है ना, चाहे आप पुश करिए चाहे पुल करिए, उससे ही क्या बोल देते हैं आप, फोर्स बोल देते हैं। उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, सीधी सी बात, इसके अंदर डायरेक्शन होता है, इतना हमारे काम का है। अब आ जाते हैं फोर्स का इफेक्ट क्या है। तो हम सिंपल सी आपको बात बताते हैं कि भाई साहब मान लीजिए कोई कार रुकी हुई है, आपने उसको पुश किया तो आपने उसको चलाया, है ना, धक्का दे दिया, और आपने पुल किया, दरवाजे को ओपन किया, तो यानी कोई रुकी हुई चीज़ है, आप उसको चला सकते हैं। अगला, एक बॉल यहाँ थी, उसको किसी ने फेंका और आपने कैच कर लिया, ये कैच कर लिया बालक ने, तो फोर्स जो है वो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो चली हुई चीज़ को आप रोक सकते हैं, है ना। आपने देखो बॉल को फेंका, मारा, यहाँ पे किक किया, तो इससे क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, फोर्स लगाने से डायरेक्शन। अब देखो एग्जांपल भी आप अच्छे से लिख सकते हो। अगला, स्पीड को चेंज किया जा सकता है, ये झूला देखो, आप और झुलाओगे, तेज़ झुलाओगे, स्पीड बढ़ती जाती है, और साथ में आप इसके शेप को, आप देखो कितने सारे शेप को चेंज कर सकते हैं, यानी कुल मिला जाएगा कितना आसान है। रुकी हुई चीज़ है उसको चला सकते हो, चलती हुई चीज़ को रोक सकते हो, जो चीज़ चल रही है उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, ठीक, सिंपल सी बात है। अगला, और यहाँ पे तो कुछ बातें और दी हुई हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात करता है। अगर जैसे मैंने कहा कि भाई साहब 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। और अगर 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, जैसे मान लो 25 इधर 25 इधर, तो एक बैलेंस फोर्स है, यानी 0,
है ना, जितना इस साइड उतना इस साइड, तो नेट क्या हो जाएगा, 0, उसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स। लेकिन मान लीजिए किसी एक तरफ ज़्यादा है, जैसे देखो इधर 50 लग रहा है, ऊपर 2 लग रहा है, तो कौन जीतेगा भाई, सब नीचे वाला जीतेगा। तो नीचे वाला 48 है। अब ये बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस मतलब तराजू जैसे बैलेंस होता है, तो ये बैलेंस नहीं है, दिस इज द अनबैलेंस फोर्स होता है। अब यहाँ पे और आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइप ऑफ फोर्स, है ना, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात देखो, कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं कांटेक्ट आता है। 3 फोर्स हैं, मस्कुलर, मैकेनिकल और फ्रिक्शनल फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स आप देख लो, रन, लिफ्ट करना, पुश करना, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट को, ये सारे मस्कुलर फोर्स हैं जिसमें टच करने की ज़रूरत पड़ती है। मैकेनिकल फोर्स का मतलब यहाँ देखो, जहाँ मशीन काम करती है, जहाँ आपको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे कार का इंजन है ना, हैमर से आप पीट रहे हैं इसको, है ना, ये सारे, है ना। अगला क्या आता है हमारा, फ्रिक्शन, पूरा चैप्टर है। फ्रिक्शन का सिंपल सा मतलब होता है रुकावट। क्या मतलब होता है, रुकावट। रुकावट का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि आप किसी को अगर आगे धक्का देते हैं तो वो चीज़ उस पर कहाँ फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की तरफ लगता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा, सिंपल सी बात है, एक बॉल को, है ना, जैसे आप मान लीजिए एक बॉल है, बॉल को आपने फेंका, तो थोड़ी देर बाद जाते जाते आते वो बॉल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन उस पर काम करता है। कौन काम करता है, फ्रिक्शन, धीरे धीरे रुक जाता है। अगर देखो आप चल रहे हो, तो आप कहाँ चल रहे हो, आपके चलने की वजह से क्या आ रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है, तभी तो आप चल पा रहे हो। और ना केले का छिलका डाल दो तो आप फिसल जाते हो, ऑयल पे आप चल नहीं पाते हो। तो ये सारे कौन से फोर्स हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, तो दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन। अब इसमें देखो, ये आपको डायग्राम मिल जाएगा अच्छे तरीके से। सेकेंड आता है ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है, देखो ये बॉल है, न्यूटन को आपने सुना होगा, है ना। कोई भी चीज़ ऊपर से आप अगर उस फेंकते हो या छोड़ देते हो, सिंपल सा छोड़ देते हो, वो हमेशा कहाँ आती है, नीचे, क्योंकि अर्थ उस चीज़ को अट्रैक्ट करती है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जैसा कि रब वगैरह करने से, है ना, नेचुरल फेनोमेना में भी ये चैप्टर बार बार आएगा। जैसे क्या होता है, 2 चार्ज, जैसे आपने यहाँ पे देखो, है ना, रब किया तो आपका कागज़ अट्रैक्ट होने लगा, आपके बॉल से यहाँ रब किया तो बॉल से ये अट्रैक्ट होने लगा। तो ये सारी किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है। किसकी वजह से, चार्ज, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन, चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में। प्लस प्लस क्या करता है, देखो रिपल करेगा, माइनस माइनस रिपल करेगा, लेकिन प्लस माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। फिर आ जाते हैं हम लोग प्रेशर। पहले तो प्रेशर का फार्मूला याद करो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, है ना, कि 1 मीटर स्क्वायर पे, यूनिट मीटर स्क्वायर पे, ठीक है ना, कितना फोर्स लगता है, उसे ही क्या बोल देते हैं हम लोग, प्रेशर बोलते हैं। अब एक और बात, फोर्स तो कहीं ना कहीं फिक्स होता है, तो यानी प्रेशर और एरिया उल्टे होते हैं। यानी अगर एरिया को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया को कम करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनिट एरिया पे तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया पे, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर कितना ज़्यादा आप फोर्स लगाते हैं, वही क्या होता है, प्रेशर होता है। सिंपल सी बात है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कई सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि जो नाइफ होता है शार्प होता है, यानी उसका एरिया कम है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस दिया हुआ है, यूनिट का डिफरेंस है। पहला ये चीज़ देखो कि ये एरिया पे लगता है, ये सिर्फ पुश और पुल है, तो इसकी यूनिट न्यूटन होती है, इसकी पास्कल होती है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। सिंपल सी बात है। यहाँ कई सारे एप्लीकेशंस आपको दिए हुए हैं कि शार्प टूल यानी नाइफ और नीडल के पास शार्प होते हैं, एरिया कम रहेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ट्रक जो होते हैं बहुत चौड़े होते हैं, यानी उसके पहिए, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, ज़मीन धंसने का खतरा कम है ना। ऐसे ही पिलर होते हैं, नीचे का हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है ताकि प्रेशर ग्राउंड पे कम लगे। सिंपल सी बात है बस। अब आ जाते हैं, कुछ बात हम लिक्विड में कर लेते हैं कि प्रेशर क्या लिक्विड में भी होता है। हमने कहा ये नवोदय में क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जिस डब्बे के अंदर लिक्विड रखा है वो उनकी दीवार पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, सारी डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है। और एक और बात सिंपल सी है, प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है और हाइट हमेशा ऊपर से लेते हैं, प्रेशर हमेशा हाइट पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। हाइट सेम तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम। कई सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। एक्टिविटी 7 आप एक बार पढ़िएगा, लिक्विड प्रेशर ऑन द कंटेनर वाल, एक बार पढ़िएगा इस बात को। और एक्टिविटी नंबर 8 प्रेशर एट सेम हाइट, की सेम हाइट है तो प्रेशर भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। ठीक है ना बात। चलिए, तो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा, आप देख सकते हैं। पूरा कंक्लूजन ये है कि देखो पूरा अच्छा इस तरीके से, यानी कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि इसमें प्रेशर ज़्यादा है, कि इसमें प्रेशर कम है, उस बात को आपको ध्यान देना है।
इसी तरीके से अगर हाइट देखो, हाइट सेम है, सेम हाइट पर होल किया गया है, सेम हाइट पर, तो सेम दूरी तक जाएगा, इंपॉर्टेंट बात है ना। लिक्विड प्रेशर इतना काम का नहीं है, गैस भी इतना काम का नहीं है, एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, बट इतना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि देखो, एटमॉस्फेयर में थिक लेयर होती है एयर की, हाँ सर होती है ना, तो उसी की वजह से यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एयर की वजह से जो प्रेशर आता है उसे क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, सीधी सी बात है बस। और इसके अलावा आपको यानी ये डिफिनीशन आपको ध्यान देना है और कुछ भी नहीं। एक्टिविटीज़ बहुत सारी दिए हुए हैं, एप्लीकेशन आपको ध्यान देना है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है इसका बहुत ज़्यादा। रबर सकर है, स्टिक ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पैराशूट है, वेदर प्रेडिक्शन है, बैरोमीटर है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये सिंपल सा चैप्टर, हालांकि बहुत अच्छा चैप्टर है, बट चूंकि ये पुराना टॉपिक है तो इससे बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बट आपको ध्यान देना है ताकि कोई भी आपसे मिस्टेक ना होने पाए, है ना। अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक। हेलो बच्चों, तो बारिश के मौसम में आप सब ने लाइटनिंग को देखा होगा, उसके बारे में जाना होगा और साथ में डर भी गए होंगे और मम्मी पापा से दुबक गए होंगे। तो आज हम समझते हैं कि लाइटनिंग कैसे बनती है, क्या होती है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो मैं पहले सिंपल तरीके से बताता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो, सबसे पहले बादलों में चार्ज बनता है। ओके सर, चार्ज बन जाता है। चार्ज बनने के बाद कि उसी बादल में कुछ चार्ज ऊपर हो जाते हैं पॉजिटिव, कुछ चार्ज नीचे हो जाते हैं। इस नीचे वाले चार्ज की वजह से अर्थ पे अपोजिट चार्ज, यानी अगर ये निगेटिव है तो अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और चूंकि जब एक बहुत ज़्यादा अमाउंट का गैप होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो ये डिस्चार्ज हो जाता है, यानी लीक हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। तो आइए समझते हैं इन बातों को वन बाय वन अच्छे तरीके से कि लाइटनिंग क्या होता है। लाइटनिंग इज अ फ्लैश, है ना, एक चमकदार लाइट होती है जब मौसम तूफानी होता है, बादल का होता है, बारिश का होता है। तो बादल के अंदर या बादल और ज़मीन के बीच, ये बादल बादल में भी हो सकता है और बादल और ज़मीन के बीच भी हो सकता है, तो जो बिजली की चमक होती है उसे लाइटनिंग कहते हैं। अब लाइटनिंग कैसे फॉर्म होती है, उसके 3 स्टेप होते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का बनना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो थंडर क्लाउड जो होता है, जब बादल गरजते हैं, मौसम तूफानी होता है, तो उसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, आइस के क्रिस्टल होते हैं, ठीक। ये सारे बादल जब बहुत ज़्यादा विंड चलती है तो पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव करते हैं, रगड़ होती है, और रगड़ और टकराने की वजह से, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, रगड़ और चाहे आप टकराइए चाहे रब, ठीक, चार्ज का जब रगड़ देखो रब, तो फ्रिक्शन की वजह से, चाहे आप रबिंग बोलिए और चाहे फ्रिक्शन, तो रबिंग और फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप होते हैं, ठीक। अब इसकी वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और उसी की वजह से बादल के ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव और नीचे वाले हिस्से में निगेटिव। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, तो नीचे लिखा हुआ है, ठीक, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं। तो हमने कहा देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गया, अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसका मास क्या हो गया, कम, और कम मास क्या होता है, हल्का, इसलिए ऊपर होता है। बात समझ में आई। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए है। ये तो पहला स्टेप हो गया कि बादल के अंदर चार्ज बन गए हैं, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक टर्म याद रखिएगा, इंडक्शन। मतलब ये है कि ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, पॉजिटिव है और नीचे वाले हिस्से में निगेटिव है। अब जो क्लाउड का निगेटिव पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, वो अर्थ की सरफेस के पास होता है ना, जाहिर सी बात है। और इसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो कलेक्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। अब जब ये हो गया है तो लास्ट स्टेप हमारा बचा हुआ है, और वो क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिसे हम लाइटनिंग बोलते हैं। क्लाउड का लोअर पार्ट निगेटिव है, अर्थ की सरफेस पॉजिटिव है। क्लाउड और अर्थ के बीच चार्ज का डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ जाता है। जब ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हवा इस चार्ज को रोक नहीं पाती। जनरली आपने क्या पढ़ा है कि जो एयर होती है, एयर इज़ अ बैड कंडक्टर, बट कब तक भाई, कोई कब तक सहेगा। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हवा इस चार्ज को रोक नहीं पाती है। अचानक करंट फ्लो होता है और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने प्रोसेस है, आराम से आप अगर 3 स्टेप है और आप फिगर बना के लिख सकते हैं। अब यहीं पे बात है कि अगर लाइटनिंग आ जाती है तो नुकसान होता है, तो इसी से बचने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। अब ये भी पहले एक बार समझ लो।
किसी भी बड़ी बिल्डिंग अगर इस पे लाइटनिंग गिरेगी तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, नुकसान पहुंच जाएगा, जान और माल का नुकसान होगा। अब यहाँ पे जो है ऊपर एक लगा दिया गया मेटल का रॉड, जैसे ही बिजली आ रही है तो इससे अट्रैक्ट होती है। इसी से एक केबल जुड़ा होता है जो बिजली जो बाहर वाले हिस्से में होता है सेफ्टी के लिए, है ना, तो वो लिखा है थिक मेटल वायर, और ये सीधा ज़मीन में कनेक्ट होता है ताकि जो भी लाइटनिंग आई है यहाँ पे क्या हो, पूरा का पूरा करंट जो है वो अर्थ के अंदर फ्लो हो जाए। तो आइए देखते हैं। पहला, व्हाट इज़ द लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर एक मेटल की रॉड होती है जो ऊपर की तरफ जो है लगाई जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लाइटनिंग बहुत हाई इलेक्ट्रिक करंट होती है, अगर बिल्डिंग पे गिर जाएगी तो फायर, डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है। तो इसी को लाइट कंडक्टर क्या करता है, करंट को सेफ पाथ देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, उस पर गिर के उसको एक रास्ता मिल जाता है ज़मीन के अंदर जाने का। अब स्ट्रक्चर वो क्या है, मेटल की रॉड होती है, कॉपर या एल्युमिनियम, बिल्डिंग के टॉप पे लगाई जाती है, थिक मेटल वायर उसके अंदर होता है, रॉड से नीचे तक जाती है, अर्थिंग प्लेट नीचे लगी होती है ताकि वो सीधा जाके ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए। वर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग क्या है कि जो थंडर क्लाउड से जो लाइटनिंग गिरती है, लाइटनिंग कंडक्टर सबसे हाई पॉइंट पे होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर को चूज करता है, करंट मेटल रॉड से वायर में और अर्थ में चला जाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट मैंने नोट लिख दिया है कि लाइटनिंग कंडक्टर लाइटनिंग को अट्रैक्ट नहीं करता, यानी ऐसा नहीं कि उसको खींच लेता है, बल्कि एक सेफ पाथ देता है। आप इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इस लाइन को समझिए। बात समझ में आ गई? चलिए, कि वो अट्रैक्ट नहीं कि खींच लो, बल्कि एक रास्ता दे देता है उसको, है ना, कि भैया आओ ज़मीन में चले जाओ। अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन और, कि मेटल वायर बिल्डिंग के बाहर क्यों लगाई जाती है, क्यों अंदर से नहीं लगाई गई है ना? क्योंकि अंदर लगाएंगे तो हीट पैदा होगी, फायर का रिस्क रहेगा, लोगों को शॉक लग सकता है। और एक और चीज़ है कि लाइटनिंग जो ये कंडक्टर ऊपर वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे बिखरा सा होता है, यानी फ्रेगमेंट होता है ना, एक सीधी सी पाइप नहीं, हल्का हल्का ऐसे ऐसे बिखरा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉइंटेड एंड यानी जितना नुकीला एंड होगा वो चार्ज को ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, ज़्यादा जो है वो कनेक्ट करता है। अगला, जितनी ज़्यादा स्ट्रिप्स होंगी उतना ज़्यादा एरिया होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो गिरने के चांस जो है वो ज़्यादा होगा, और चार्ज आराम से जो सेफली जो है देखो मल्टीपल स्ट्रिप को डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने की वजह से ओवर हीटिंग और डैमेज का रिस्क कम होता है। तो ये पूरा टॉपिक मुझे लगता है लाइटनिंग का हमने 5 से 7 मिनट के अंदर कवर कर लिया, इतना बेसिक फंडा था। अगला टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा अर्थक्वेक। तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो आप लाइक कीजिएगा, तभी मैं आपको अर्थक्वेक का वीडियो बना के भेजूंगा। थैंक यू। है बच्चों, तो पिछली बार हम सब ने लाइटनिंग कंडक्टर को और लाइटनिंग को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि लाइटनिंग का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। आज हम एक नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उस टॉपिक को सिंपल तरीके से कवर करने वाले हैं। देखिए, होता क्या है, नॉर्मली ज़मीन स्टेबल रहती है ना, नॉर्मली क्या होता है, ज़मीन स्टेबल रहती है, कभी कभी ज़मीन अचानक से हिल जाती है। तो इसी ज़मीन के हिलने को, यानी आप कह सकते हैं सडन शेकिंग ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि अर्थक्वेक बिना वार्निंग के आता है, ऐसा नहीं कि आपको पहले से पता होगा, ये कुछ सेकंड या कभी कभी कुछ मिनट के लिए भी आता है। इससे बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज को नुकसान हो सकता है, और अगर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होगा तो लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकती है। अब ये कैसे होता है समझिएगा, सभी को पता है सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि अर्थ की लेयर के बारे में। तो अंदर का होता है कोर। अब कई बुक कोर को 2 टाइप से लिखती हैं, इनर कोर और आउटर कोर, बट ठीक है, कोर, उसके बाद मेंटल, और उसके बाद क्रस्ट। ठीक, अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है एकदम, ये जो क्रस्ट है, ये आपको एकदम ऐसे प्लेन दिख रहा है, बट ये प्लेन नहीं होता है। इसमें पाई जाती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो क्या मतलब है समझिएगा, ये लिखा है टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स आर लार्ज पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट का ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा पीस जो है उसे बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। यानी आपके रूम में पूरा रूम समझ लीजिए कि ऐसे टाइल्स लगा हुआ है, इस टाइप का। तो क्रस्ट एक सिंगल पीस नहीं होती है, ये बहुत बड़े टुकड़ों में टूटी होती है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट मेंटल के ऊपर तैरती हैं, यानी ये जो मेंटल है ना, ये लावा जैसा, इसके ऊपर तैरती रहती हैं। तो अब देखो, ये लिखा है मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, यानी प्लेट स्लोली मूव करती रहती हैं, मूवमेंट हमें महसूस नहीं होती, लेकिन इसी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है। तो सबसे, यानी टेक्टोनिक प्लेट का सबसे बड़ा रोल है। इंपॉर्टेंट, प्लेट का मूवमेंट जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, यानी पहले से ही है। ज़्यादा अर्थक्वेक प्लेट बाउंड्रीज पे आते हैं या प्लेट के टकराने से प्रेशर बिल्डअप होता है। तो यहाँ हमने एक कहानी पढ़ ली। अब ये देखते हैं कि
प्लेट किस किस तरीके से मूव कर सकती हैं, तो देखो ये प्लेट ए है तो ऐसे और ऐसे मूव कर सकती हैं, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट कोलाइड, यानी कन्वर्जेंट पास आ रही हैं, तो यानी इसके टकराने से क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है हिमालय का फॉर्मेशन इंडिया और एशिया प्लेट के कोलिजन से हुआ है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, डाइवर्ज होने की वजह से, यानी प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उससे क्या होता है, प्लेट सेपरेट करती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, गैप बनता है, तो मेंटल या नीचे जो लावा है ये ऊपर आता है, तो इससे भी अर्थक्वेक आता है। और कुछ क्या होती हैं, ऐसे रगड़ पैदा करती हैं, है ना, ऐसे रगड़, जैसे दो हाथों को आप जो है आगे पीछे ले जाइए, रगड़िए, उस तरीके से फ्रिक्शन पैदा होगा, है ना, तो ये भी लिखा हुआ है। तो ये 3 तरीके होते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जो वीआईपी क्वेश्चन के रूप में आता है, वो होता है कॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो मैंने इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है, देसी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ देखिए, अर्थ की आउटर लेयर, आपको इंग्लिश के अंदर ही लिखना है, अर्थ की आउटर प्लेट या अर्थ की आउटर लेयर प्लेट में डिवाइड होती है, जिसे हमने टेक्टोनिक प्लेट्स कहा। मेंटल के ऊपर कन्वेक्शन करंट चलते हैं, यानी गर्म मटेरियल ऊपर और ठंडा क्या होता है, नीचे चलता है। कन्वेक्शन करंट प्लेट को मूव करते हैं। ठीक, प्लेट स्लोली मूव करती है, प्लेट के बीच प्रेशर बिल्डअप होता है, प्लेट रुक जाती है या अटक जाती है। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तब प्लेट सडनली मूव करने लगती है। इस सडन मूवमेंट से एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होने से अर्थक्वेक होता है, यानी ज़मीन हिलती है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है। अगला पॉइंट आता है फोकस। देखो फोकस क्या होता है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे फोकस बोलते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाले हिस्से को, जो एकदम ऊपर सरफेस पे होता है, उसे एपिसेंटर बोलते हैं। फॉल्ट जोन का मतलब क्या है, अर्थ क्रस्ट में क्रैक का जो एरिया होता है जहाँ प्लेट स्लाइड या मूव करती हैं, जैसे यहाँ सब देखो, तो इसी तरह फॉल्ट जोन, और जहाँ ज़्यादा होता है उसे सीस्मिक जोन। तो कन्वेक्शन करंट क्या होते हैं, काम का नहीं है, बट इतना ही कि जो लावा पिघलता है, पिघलता हुआ लावा तैरता है, तो उसी की वजह से कन्वेक्शन करंट डेवलप होती है। ठीक, अब आते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिश्टर स्केल। तो ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, यानी अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है उसको नापने का काम करता है। स्केल 1 से लेके 10 तक होती है। 1 to 3 वीक अर्थक्वेक, यहाँ स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत ज़्यादा। अब एक ध्यान देना, हर एक यूनिट यानी 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। मतलब ये है जैसे 5, 4 और 5 में गैप है 1 का, लेकिन ये 4 वाले से 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है, इस तरीके से बात। अब आते हैं फिर सीस्मोग्राफ, जो ग्राफ जो ये इस तरीके से पूरा बना होता है, ये क्या है, सीस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक की वाइब्रेशन रिकॉर्ड करता है। यानी कैसे वर्क करता है, देखो अर्थक्वेक के टाइम ग्राउंड शेक यानी हिलती है, सीस्मोग्राफ में पेन मूव करती है, और पेन मूव करती है तो पेपर पे वेव बनती है। देखो ये ऐसे 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 वेव बनती है। ठीक, चलिए, तो टर्म और यूज देखो क्या है, रिश्टर स्केल स्ट्रेंथ को नापता है, सीस्मोग्राफ डिटेक्ट और रिकॉर्ड करता है अर्थ की वाइब्रेशन को, है ना। यहाँ लिख दिया है मैंने कैसे, नॉर्मल कंडीशन में ग्राउंड स्टेबल रहती है तो पेन पेपर पे स्ट्रेट लाइन आती है, क्योंकि ये ऐसे घूमता जाएगा तो लाइन ऐसे स्ट्रेट आएगी। अर्थक्वेक के टाइम ये जब अर्थ हिलेगी तो ये जो गोला है या पेन है ये भी ऐसे ऐसे हिलेगी, तो ये भी हिलेगी, तो इसकी वजह से लाइन बनती है। अब ये इसमें क्या रिकैप होता है, वेव की हाइट यानी कितनी स्ट्रेंथ थी, कितनी देर तक चला, उसका नेचर क्या है। चलिए अब आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थक्वेक। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रोटेक्शन कैसे की जाए। तो अर्थक्वेक के पहले क्या करना है वो यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है ना। अर्थक्वेक के बीच में क्या करना है वो यहाँ आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक। और अर्थक्वेक के लास्ट में क्या करना है वो एक बार आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो इतनी बातें थी पूरी अर्थक्वेक के अंदर। तो इसके कोई वैसा टॉपिक तो नहीं छूटा है ना। एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, है ना। लाइट क्या होता है, सभी को पता है एक बात कि लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो हमें देखने में हेल्प करता है। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और रिफ्लेक्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए मुझे इस टेबल को देखना है, तो यहाँ से लाइट इस पर पड़ेगी और ये हमारी आंखों में जाएगी, तब हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल, जैसे अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं कि सन जो है, वी कैन सी द सन, हम सन को देख पाते हैं क्योंकि वो खुद की लाइट देता है। हम बुक को जो है देख पाते हैं क्योंकि उस पर लाइट पड़ती है और वो लाइट हमारी आंखों में जाती है।
लेकिन जैसे ही हम डार्क रूम में जाते हैं, लाइट नहीं होती है, तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। अब ये बात तो आपने बहुत पहले से पढ़ के आया है, हमने इन्हें एक जगह समराइज़ कर दिया है। लाइट इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज़ तो ये हमें देखने में हेल्प करती है। दूसरी चीज़, प्लांट जो है वो खाना जो बनाते हैं उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है, खाना बनाने के लिए। गिट जो है, और लाइट हमें हीट देती है। ठंडी में देखो, ठंडी चल रही है तो हीट आपको दे रही है, एनर्जी भी आपको मिल रही है। डे और नाइट की जो साइकिल चल रही है, रात ना आए तो भी आप परेशान हो जाएं, तो ये इन सब में किसका हेल्प हो रहा है? लाइट का। चलिए, अब हम समझते हैं कि अगर लाइट कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ भाई साइंस में तो क्या करते हैं हम? डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से दो टाइप के लोग हैं। एक को बोला जाता है ल्यूमिनस, एक को बोला जाता है नॉन ल्यूमिनस। जो खुद की लाइट एक मिनट ओके, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ओन ओन ना, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड द लूमिनस। इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है शाइन करने के लिए। जैसे सन है, स्टार्स हैं, आपके बल्ब हैं, कैंडल हैं, टॉर्च हैं और फायर फ्लाई हैं। कुछ लोग कहेंगे सर ये टॉर्च और बल्ब तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए भाई चमकने के लिए, हम यहाँ चमकने की बात कर रहे हैं, हम एनर्जी के सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, नॉन ल्यूमिनस की बात कर लेते हैं, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, खुद की लाइट नहीं होती है, वो दिखाई देते हैं किसी और की लाइट की वजह से, है ना। जैसे बुक अभी हमने आप पढ़ रहे हैं, अगर लाइट बंद कर दिया जाए या सूरज की रोशनी ना आए तो आपको बुक दिखाई नहीं देगी। टेबल है, चेयर है, हाँ स्पेशल आपको जो याद रखना है वो याद रखना होता है मून को। कई बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मून के पास तो मून तो चमकता है ना। ये बात में भी आपने पढ़ी हो ना पढ़ी हो कि मून जो चमकता है खुद की रोशनी से नहीं चमकता है, उस पर सनलाइट पड़ती है तब वो चमकता हुआ दिखाई देता है। बातें हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक पे, सबसे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये एक टॉपिक ऐसा है वीआईपी टॉपिक, वीआईपी टॉपिक, तो इस बात में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। चलिए समझते हैं रिफ्लेक्शन अब क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है? सिंपल सी बात है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, कि लाइट जो है वो बाउंसिंग बैक कर जाती है। पहले एक बार हम आपको समझाते हैं, बाउंसिंग है ना। चलिए हम इस बात से आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। ये आपका एक प्लेन मिरर हमने लिया है, प्लेन मिरर है ना। अच्छा, मिरर क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, कोई भी आपने स्मूथ और शाइनी सरफेस ले लिया है ना, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब समझिए, ये लाइट आपकी आई, ये लाइट आपकी यहाँ पे आ रही है, ओके सर आई। अब देखिए, लाइट जब यहाँ पे आई है तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसे वो आर पार हो जाए या तो टकरा के वापस चली जाए। भाई आपने दीवार पे बॉल को मारा, समझिए मेरी कहानी, आपने एक बॉल है, बॉल को आपने दीवार पे मारा। अब इसके पास दो ऑप्शन, अगर दीवार ना होती तो ये चला जाता, और दीवार है तो टकरा के वापस चला जाएगा। ओके, तो जो लाइट आती है, अब ये कहाँ से आती है? जाहिर सी बात है, मैंने आपसे बोला कि लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से आती है, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, ये क्या होगा सर, लाइट हमेशा कहाँ से आती है? ये आपके दिमाग में हो कि लाइट हमेशा कहाँ से आती है सर, जो भी चीज़ हमें देखनी है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, लाइट हमेशा वहाँ से आती है। तो जो आने वाली लाइट है, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं आई आर, है ना, आई आर, इंसिडेंट रे। ओके सर, इंसिडेंट रे हो गया। अब जो है लाइट आई, अब ये यहाँ पे टकराई, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी यहाँ पे टकराई। अब लाइट जो है, चूंकि यहाँ पे आर पार हो नहीं सकता, चूंकि यहाँ पे मिरर लगाया हुआ है ना, देखो ये मिरर है, तो याद रखिएगा मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी पार नहीं जाने देता है। तो मैं कई बार इस जो ऐसे ऐसे बना होता है इसको दीवार बोलता हूँ ताकि समझाना आसान हो। अब लाइट यहाँ से टकरा के वापस चली गई है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। अब खुद सोचिए, लाइट आई है, टकरा के चली गई है। मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं, और इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? एयर, सही है, एयर है। ये वाला हिस्सा भी क्या है? एयर है। अब लाइट देखिए एयर से आ रही है, एयर में ही चली जा रही है, तो लाइट जहाँ से आती है, यानी मीडियम, समझिएगा मीडियम, एयर से आके एयर में चली जाती है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है, और ध्यान देना, एंगल हमेशा कहाँ से नापेंगे? नॉर्मल। एंगल हमेशा कहाँ से नापेंगे? नॉर्मल से नापते हैं, हमेशा नॉर्मल से, यानी ये वाला एंगल नहीं लेना है, ये वाला एंगल नहीं लेना है, ऑलवेज कौन सा एंगल लेना है? ये। तो चूंकि इंसिडेंट रे बना रही है तो एंगल आई, ये रिफ्लेक्टेड रे बना रही है तो एंगल आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अच्छा, मज़े की बात, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30, ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50। बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं यहाँ पे, आप पढ़ के देख लीजिए, डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। बाउंसिंग बैक, टकरा के वापस जाना जब ये किसी सरफेस पे गिरती है। एग्जाम्पल, आप अपने फेस को देखते हैं, है ना, या शाइनी मेटल लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम वाटर आर शाइनी मेटल, है ना, फ्रॉम, तो ये मैं वाटर से जो है, ओके चलिए। अब यहाँ दो लॉज हैं, लॉज को भी एक बार देख लीजिएगा। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज क्या कहता है, आसान भाषा में बताता हूँ। लॉज ये कहता है कि भैया देखो, एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, ओके सर। दूसरा, जो तीनों रे हैं, ये जो तीनों रे हैं, एक ये और एक ये सेम प्लेन में होंगी। कहाँ होंगी? सेम प्लेन में होंगी, सेम प्लेन। अब चूंकि यहाँ पे हम 3D वीडियोस दिखा नहीं सकते, इसलिए मैं आपको तीनों प्लेन, बस आपको अभी फिलहाल के लिए याद रखना है सेम प्लेन। कभी वक्त आया तो मैं शॉर्ट वीडियो से सेम प्लेन समझा दूंगा। बात समझ में आई? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, है ना। चलिए एक मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता हूँ आपसे, समझिएगा। मैंने आपसे यहाँ दे दिया, ये देखिए मिरर, ये मिरर का प्लेन है। यहाँ से मैंने आपको दे दिया 30 डिग्री। अगर मैंने यहाँ से 30 डिग्री दिया और आपसे पूछा बताओ एंगल आई कितना है, तो कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? 60 डिग्री। क्यों? कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अलग टॉपिक, बल्कि इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे अगर बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि ये टॉपिक, एक होता है वीआईपी, एक होता है महा वीआईपी, है ना, क्लास 7th 8th 10th 12th सबके लिए, कि सर रियल इमेज वर्चुअल इमेज, इसका भी जो जो टफ टॉपिक इस चैप्टर के हैं, मैंने इसका अलग से भी वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और बहुत रियलिस्टिक बोर्ड पे समझाया है, तो वहाँ और बातें समझ में आती हैं। रियल एंड द वर्चुअल इमेज। अब आपको नाम ही दिख रहा है कि सर एक रियल है, इसका मतलब सच्चाई वाली बात होगी, एक वर्चुअल है, इसका मतलब सच वाली बात कुछ अलग होगी। अब समझिएगा, देखिए यहाँ पे आपको दो बातें समझनी है। पहले अगर आप समझ गए तो मुझे अच्छा लगेगा कि इमेज बनने के लिए, समझिएगा, जब भी इमेज बनती है, इमेज के लिए यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि इमेज के लिए दो रेज हों, मिलें, दो रेज चाहिए। हाँ ठीक, इमेज के लिए क्या होगा? दो रेज चाहिए, है ना, दो रे। जब हम फिजिक्स, हालांकि करोड़ों रेज होती हैं, बट हम फिजिक्स में दो रे। अब क्यों समझा रहा हूँ, देखिए मान लीजिए यहाँ जैसे कई एग्जांपल मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये देखिए, ध्यान से आप बात को समझिए। ये कई सारी रे मैंने ले लिया है। ये देखिए, ये एक रे है, यहाँ से आई यहाँ गई, ये भी रे यहाँ से आई यहाँ गई, ये भी रे यहाँ से आई यहाँ गई। ये रे सच में मिल रही कि नहीं मिल रही है? यस सर, ये टकराने के बाद सच में मिल रही। ये वाली रे देखो, ये रे यहाँ जा रही, यहाँ देखो, यहाँ ये रे ऐसे जाके ऐसे जा रही है, ये रे ऐसे निकल जा रही है, तो ये सच में मिल रही हैं। तो याद रखिए, जो रेज सच में मिल जाती हैं तो उनसे जो इमेज बनती है, दिस इज कॉल्ड द रियल इमेज। दिस इज कॉल्ड द रियल इमेज, को लिखा हुआ है रियल इमेज। एक्चुअल का मतलब सच में रेज मिलती हैं, उनसे बनने वाली इमेज को क्या बोलते हैं? रियल इमेज। इसलिए मैंने लिखा कि इमेज के लिए कम से कम कितनी रे चाहिए? दो रे चाहिए। कितनी रे चाहिए? दो रे चाहिए इमेज के लिए, है ना। तो इसको फिलहाल हटाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलिए ओके, दो रे चाहिए कम से कम। अच्छा, जो और क्या है, धीरे धीरे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी के लिए कुछ बातें जितना मैं समझा पाऊँ आपको समझिएगा, फालतू कन्फ्यूजन ना हो। रियल इमेज ये हो गया, और जो रियल इमेज होगा उसको स्क्रीन पे हम ला सकते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी होगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, यानी इस तरीके से होगी, है ना। क्या मतलब, समझिएगा बात को। अगर मैंने ऐसे है, देखो ये पेन मेरी है, मान लो मैंने एरो को ऐसे रखा है, तो एरो ऐसे बनेगा उल्टा, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, है ना। कौन कौन लोग बनाते हैं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि पूरी बातें इंपॉर्टेंट हैं, बट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा जो हमारे क्लास 7th में रहेगा, कि सर रियल इमेज जो एक्चुअल मिल जाती है, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑलवेज इन्वर्टेड होगी। ये कॉनकेव मिरर बनाते हैं और कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, है ना, होगा। वर्चुअल क्या होगा? सर जो मिल नहीं पाएंगे, मानेंगे कि सर मिले हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। इनको स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं किया जा सकता, ये हमेशा इरेक्ट यानी सीधी बनती हैं। कौन? इनके अलावा, इन दोनों को याद कर लो, इनके अलावा कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और प्लेन मिरर इसको बनाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये वाली इमेज देखिए, ये है ना,
आप ये देख लीजिए, अब ये लाइट जो है ऐसे आ रही है और ऐसे वापस जा रही है, ऐसे, चूँकि इधर क्या है इधर जा नहीं सकता, इधर आपका लगा हुआ है ऐसे ऐसे, मैंने बताया था ना दीवार, ऐसे दीवार लगी हुई है। अब ये वाली रे भी जो है ऐसे चली जा रही है, ऐसे चली जा रही है। अब खुद सोचिए, अब यहाँ पे मैं कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, क्या ये कभी मिलेंगे? नहीं सर, ये कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं इसको पीछे करूँ, पीछे करूँ, पीछे, इसको भी पीछे करूँ, पीछे करूँ, पीछे, तो यहाँ मिल रहे हैं। सच में नहीं मिल रहे हैं, बट हम मान रहे हैं कि ये यहाँ पे मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। और जो भी वर्चुअल इमेज होगी हमेशा वो सीधी की सीधी ही बनेगी, है ना, जैसे यहाँ पे आप देख लें। तो इस तरीके से आपको, मुझे लगता है कि रियल और वर्चुअल इमेज में, अब अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं, इतनी बातें समझ में, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो फिल इन द ब्लैंक्स, और बताइए आप कमेंट करके क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आपने भरा। अब आगे चलते हैं और चीज़ें, मिरर और लेंस के बारे में चलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ एक ही बार में समराइज़ कर दिया है मिरर को एंड लेंस को, ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो। चलिए सर, मिरर क्या होता है, बात को समझिए, बहुत इजी तरीके से बात को समझिएगा। मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी वापस करता है। अभी हमने देखा दीवार पे आपने बॉल को मारा और बॉल वापस आ गई, तो मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी लाइट मिरर के आर पार नहीं होती है, कभी भी लाइट मिरर के आर पार नहीं होती है, कभी भी लाइट मिरर के आर पार नहीं होती है। इस बात को अच्छे से आप समझिएगा। तो आई थिंक यहाँ कोई डायग्राम मिस्टेक हुआ है। ओके, मुझे लगता है कुछ डायग्राम मिस्टेक है, तो मैं बाद में इसको सही करूँगा। अभी चलिए, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लेंस क्या करता है सर? लेंस लाइट, तो पहले ही आराम से ऐसी लैंग्वेज लिखना, लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट, यानी अंदर से गुजार कर मोड़ देता है। एक वर्ड आ गया यहाँ पे, एक वर्ड आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है। मैंने कहा था ना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्ट करना, रिफ्रैक्ट करना क्या मतलब है, बात को समझिएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक लाइन में खाली आपको समझाना चाहूँगा, एक लाइन में देखिए। मान लीजिए यहाँ पे एयर, इसलिए मैंने एयर लिखा, एयर लिखा, और नीचे मान लीजिए मैंने लिख दिया वाटर। क्या लिख दिया? वाटर। लाइट अभी एयर से आके एयर में जा रही थी, तो हमने कहा कि सर इस इज अ रिफ्लेक्शन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जब यह मिरर ना हो तो लाइट जो है वो एयर से वाटर में जाए। बिल्कुल सर, जा सकती है। तो जब भी लाइट किसी अलग मीडियम से, यहाँ कहाँ जा रही? एयर से वाटर में जा रही है, अलग मीडियम में जा रही है, या लेंस में जा रही है, क्योंकि लेंस किसका बना होता है? गिलास का। तो अलग मीडियम में जा रही है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखा रिफ्रैक्ट होना। अब क्यों, पहले समझिए। इसलिए समझिए, मिरर की एक साइड पॉलिश होती है, इसलिए बहुत अलग लैंग्वेज में मैंने लिखा है, बाकी इंग्लिश में भी लिख दिया है। मिरर की एक साइड पॉलिश होती है, तो इसीलिए लाइट उसके पार नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई? तो कई बार जो पॉलिशिंग होती है, मैं पॉलिशिंग आपको दिखा देता हूँ कैसे होती है। देखो, जैसे प्लेन मिरर है, तो ऐसे ऐसे पॉलिशिंग, ताकि हमेशा के लिए आपके दिमाग में हो जाए, तो ये पॉलिशिंग होती है। लाइट ये इस तरीके से पॉलिशिंग होती है, ऐसे धारी धारी देखो बना होता है, ऐसे धारी धारी बना होता है ना। जैसे यहाँ नीचे देखो धारी धारी काला काला बना था, यहाँ पे आप देखिए ये पूरा काला काला, तो धारी, तो तुरंत समझ जाएंगे कि सर यहाँ पे लाइट यानी उस तरफ नहीं जाएगी। लेंस में क्या होता है? लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार, इसलिए लाइट उसके पार जाती है और उसके शेप की वजह से लाइट मुड़ जाती है। अब टाइप ऑफ मिरर देखिए, टाइप ऑफ मिरर ये भी आपके दिमाग में हो। एक प्लेन मिरर होता है, यानी ये सीधा सा होता है। बाकी ये जो एक देखो, ये गोला गोला, तो इसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अभी आगे आएगा स्फेरिकल मिरर या कर्व मिरर, है ना। ये कॉनकेव होता है और ये कॉन्वेक्स होता है। इसी तरीके से लेंस में दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स उत्तल, कॉनकेव अवतल, है ना। एक देखिए, एक बीच से, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, बीच से मोटा होता है, किनारे से पतला होता है। ये बीच से पतला होता है, किनारे से मोटा होता है। ये कन्वर्ज कर रहा है, अभी बताया दो, कन्वर्जिंग रे दूर से आ रही हैं एक ही पॉइंट पे, ये क्या कर रही हैं? और दूर जा रही हैं, और दूर जा रही हैं। तो ये कन्वर्जिंग लेंस और ये डाइवर्जिंग। तो इतनी बातें सभी को आना चाहिए, टाइप ऑफ मिरर, उनके नाम और लेंस। अब मिरर और लेंस में देखो डिफरेंस आपके सामने आ गया कि मिरर रिफ्लेक्ट करता है, ये बेंड करता है, यानी रिफ्रैक्ट करता है, मोड़ देता है लाइट को।
ये पॉलिश सरफेस का बना होता है, ये ट्रांसपेरेंट बना होता है, ये प्लेन कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, जबकि ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव ही होता है, इसमें प्लेन नहीं होता है। इमेज रिफ्लेक्शन से बनती है, यहाँ रिफ्रैक्शन से। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? बाथरूम मिरर, कई सारे रियर व्यू जो गाड़ियों वगैरह में, ये चश्मे में होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर होता है। चलिए अब हम समझते हैं अगला टॉपिक हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं छोटी क्लासेस के अंदर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है ना। चलिए तो प्लेन मिरर के टॉपिक को समझते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, तो इस टॉपिक को देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर, प्लेन मिरर के टॉपिक के अंदर। ओके, तो प्लेन मिरर में मैंने पहले ही कहा, ये मान लीजिए मिरर है आपका, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या लगा, देखो मैंने कर दिया पॉलिश। इसका मतलब उस तरफ लाइट डायरेक्टली नहीं जा पाएगी। ये डायग्राम क्यों बना होता है इस तरीके से, हम अभी आपको बताएंगे। हालांकि हमारे लेवल पे डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ठीक है, बताएंगे आपको। ठीक, चलिए ये है प्लेन मिरर। तो सबसे पहली बात तो ये प्लेन मिरर क्यों कहा जाता है, तो हमने कहा प्लेन मिरर जो होता है वो फ्लैट होता है, स्मूथ होता है। तो देख लो ये फ्लैट होता है ना, कोई मुड़ा नहीं है, सीधा सीधा सा होता है। ठीक, दूसरा, अब सबसे मेन बात ये आपको है ये कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो कैसी बनती है। पहले इस बात को आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए ध्यान से, होता क्या है, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, मैंने कहा था ना कोई भी ऑब्जेक्ट ए और बी, ऊपर मुंडी है नीचे उसका पैर है। अब क्या होता है, दो तरीका कि सर ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकली, अब चूंकि इधर तो जा नहीं पाएगी, कुछ लोग कहेंगे अरे सर आपने तो बनाया है। भाई ये मैंने बनाया है ये सिर्फ दिखाने के लिए, हालांकि ये बनती नहीं है, ये बनती नहीं, चूंकि यहाँ पे फिगर इतना मस्त है नहीं, बाद में मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। कई सारी बुक ऐसे ही फिगर देती हैं। तो यहाँ डॉट 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 होता है। डॉट का मतलब क्या, ऐसे 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 ऐसे, जैसे मैं आपको दिखाऊं ताकि आप माने इस बात को। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ सच में देखो लाइट नहीं जा पाती, इसलिए डॉट 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 दिखाया है। तो जहाँ जहाँ लाइट नहीं, यहाँ भी देखो डॉट 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 डॉट। ये असली फिगर मैंने जो बहुत अपनी नोट्स से निकाले हैं, ये असली फिगर ना। तो ये डॉट डॉट डॉट, अब ये जो है मैंने कॉपी किया था, तो इसलिए जो है थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। मिस्टेक का मतलब ये कि बुक ऐसे ही शो करती हैं। समझिएगा एक बात में, लाइट ऐसे गई और वापस आ गई, एक लाइट ऐसे आ गई, एक लाइट ऐसे गई और इधर से चली गई। जितने एंगल पे देखो, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं थीटा। फिजिक्स की लैंग्वेज में थीटा एंगल, है ना। आप एंगल ऐसे पढ़ते हो, बड़ी क्लासेस में एंगल ऐसे पढ़ते हैं, है ना, 8 या बीच में क्यू। तो इस तरीके से, तो अब समझिएगा ये, अब एक लाइट देखो, एक लाइट, अब खुद सोचो, एक लाइट ऐसे चली गई, एक लाइट ऐसे चली गई, है ना, एक लाइट ऐसे चली गई, एक लाइट ऐसे चली गई। तो यहाँ तो नहीं मिल पाएगी, तो हम क्या करेंगे, सर पीछे बताओ पीछे बताओ पीछे बताओ। तो इसको भी पीछे किया, पीछे किया, इसको पीछे किया, पीछे किया। एक यहाँ मान लो, तीसरी वाली अगर ये मानो ना मानो कोई दिक्कत नहीं, दो से काम चल जाता है। तो हमने देखा कि सर यहाँ पे मिल रही है। अब ये सच में थोड़ी मिल रही है, ये तो मिरर के पीछे मिल रही है। ये कहाँ मिल रही है, मिरर के पीछे मिल रही है ना। यहाँ पे देख लो, तो ये मिरर के, तो इसे बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड, मिरर के पीछे, बिहाइंड, इस तरीके से। तो कई सारी इमेज की प्रॉपर्टी अब समझिएगा। पहला, बाकी आप रट सकते हैं, समझिए, इमेज सीधी बन रही है, अपराइट, कई बार इसे इरेक्ट बोलते हैं, कई बार इसे अपराइट बोलते हैं, बात एक ही है। यानी इमेज सीधी जैसी थी, देखो जैसी थी वैसी ही बन रही है। ओके, इमेज वर्चुअल बन रही है क्योंकि ये सर बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर के पीछे का हिस्से में बन रही है। दूसरा, सेम साइज़ की बन रही है, देखो HO, यानी अगर मैं इसको मान लेता हूँ, इसको 5 सेंटीमीटर मान लिया, तो यहाँ पर भी ये कितने सेंटीमीटर की बन रही है, 5 सेंटीमीटर की बन रही है। इसलिए देखो प्लेन मिरर में आप जब अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो जितने हाइट के आप होते हैं उतनी ही हाइट के आप बनते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि लंबाई चौड़ाई छोटी है बड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है ना। और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है ताकि आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, लैटरली इन्वर्ट, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट का राइट दिखने लगता है और राइट का लेफ्ट दिखने लगता है। और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस, ये देखिए, ये यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो 2 मीटर है, तो 2 मीटर पे ही आपकी इमेज बनेगी। तो कई सारे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एक बहुत VIP क्वेश्चन ये है आपका,
एक है ना वेरी है, मतलब एक वीआईपी क्वेश्चन ये कि सर लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो मैंने इस बात को शो किया हुआ है वीडियो में, आज शाम तक आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा कि लैटरल इन्वर्जन, चूँकि देखो ये ऐसी बातें हैं, हालांकि आप ये देख सकते हैं रोज़ मिरर के अंदर, अभी आप जाके देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि सर अगर हम राइट हैंड उठाते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड की इमेज दिखती है। तो मैंने इसको भी डेमोस्ट्रेट किया हुआ है खूबसूरत से अपना फोटो। चलिए इसी तरीके से एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है, इसका भी रीज़न यही है। तो जब आपको राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखने लगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई दिस इज कॉल्ड द लैटरल इन्वर्जन, और ये प्लेन मिरर ही करता है। इसीलिए एम्बुलेंस हमेशा जो है वो उल्टा लिखा होता है, ताकि इसका उल्टा दूसरे ड्राइवर को सीधा दिखे, है ना। तो ताकि जो ड्राइवर होगा वो सही देख लेगा और उसको साइड दे देगा। चलिए यूज़ ऑफ प्लेन मिरर, हम अपनी इमेज को देखते हैं। पेरिस्कोप में जो है लगाते हैं सबमरीन वगैरह में, पेरिस्कोप क्लास 8th में आप पढ़ेंगे। क्लेडोस्कोप भी क्लास 8th में आप पढ़ेंगे। शॉप और सैलून में लगाते हैं पूरी इमेज देखने के लिए, है ना, सजने संवरने के लिए घर पे होता ही। डेकोरेशन में आपको लाइटनिंग। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डाइस रखा हुआ है तो इसकी इमेज आपको दिख रही है, यहाँ भी एक है लेकिन इसकी 2 इमेज दिख रही है, यहाँ 3 इमेज दिख रही है, यहाँ 4, यहाँ 5। तो इसे ही बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बार बार रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। यहाँ एक फार्मूला सिंपल सा होता है, अगर आपको नंबर ऑफ इमेज निकालनी है तो 360 अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर, कि मिरर के बीच में कितना एंगल होता है। अगर ये इंटीजर यानी आएगा तो उसमें से एक माइनस कर देंगे, और अगर ये डेसिमल में आएगा तो होल नंबर, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए जब एंगल 30 लिया गया है तो अगर 360 को डिवाइड किया गया है 30 से तो 0 0 कट गया, यानी 12 आया। तो 12 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। इसी तरीके से यानी जब जब ये नंबर पूरा का पूरा इंटीजर आ रहा है तब तब आप एक माइनस कर दे रहे हैं। देखो इसमें एक माइनस कर दे रहे हैं, एक माइनस कर दे रहे हैं। लेकिन जब ये नंबर पॉइंट में आ रहा है तो हम होल नंबर ले रहे हैं, यानी ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। एक सिंपल सा टॉपिक है, कोई इतना। हाँ, इसका जो यूज़ है, इसका जो आप एप्लीकेशन देख सकते हैं, पहला एप्लीकेशन आपका है व्हाट इज़ द पेरिस्कोप। ये अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेरिस्कोप। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो इस तरीके से होता है। मान लीजिए ये आपका ऑब्स्टेकल है, यानी वॉल है। इस ऑब्जेक्ट को आपको सीन करना है ना। और यहाँ पे आप हैं, आप नहीं चाहते हैं कि सामने वाला या पेड़ है या कोई भी हो सकता है, जैसे पनडुब्बी वगैरह में होता है, तो सामने वाला आपको देख पाए, तो क्या करते हैं हम, चोरी छुपे देखते हैं। तो यानी किस तरीके से, देखो यहाँ पे एक मिरर लगाया गया है और एक मिरर यहाँ पे लगाया गया है। एक लाइट यहाँ से आती है इस तरीके से और ये आंखों में चली जाती है। ये 45 पे लगाया गया है इस तरीके से, यानी देखो ये प्लेन मिरर होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन के लिए, कंपिटेटिव एग्जाम के लिए ये 45 पे होता है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये आपको क्या है, सी द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट इन द डायरेक्ट ऑफ लाइन ऑफ साइट, यानी ये हमारी आंखों के सामने तो ये है, लेकिन ये हमारी आंखों के सामने नहीं है, हम इसको देखना चाहते हैं। तो पेरिस्कोप का सबसे पहले तो आपको एक तो कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। आपको दिखा दिया गया किस तरीके से है। एक हॉलो ट्यूब होती है, ओके, ट्यूब के अंदर 2 प्लेन मिरर होते हैं, 45 डिग्री पे फिट हुए होते हैं, और जो मिरर होते हैं आपस में क्या होते हैं, पैरेलल, यानी ये देखो ये आपको पैरेलल नजर आएंगे एकदम, ठीक है ना। वर्किंग आप देख सकते हैं एक बार पढ़ के, कि जो लाइट रे है, आपको एक बार पढ़ के देखो, द लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंदर द पेरिस्कोप थ्रू द टॉप ओपनिंग, लाइट ओपनिंग से आ रही है। दीज रे स्ट्राइक एट द फर्स्ट मिलेन, तो ये लाइट आ रही है, उसके बाद फर्स्ट मिलेन से यहाँ पे टकरा रही है M1 से, जो 45 डिग्री पे है। द फर्स्ट मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इस तरीके से डाउनवर्ड, यानी ट्यूब के नीचे के हिस्से में यहाँ जाता है। उसके बाद ये रे जाती है सेकंड मिरर पे यहाँ से, और ना जो आल्सो 45 डिग्री पे है ना, और फर्स्ट मिरर के यानी ये आपके पैरेलल है। द सेकंड मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट, है ना, और ये लाइट को सीधा ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है आंखों के अंदर। बहुत सिंपल सा है, तो आपको मिनिमम 3 से 5 नंबर देके जाता है ना। तो ये अच्छा, इसका यूज़ क्या एप्लीकेशन का है, सबमरीन के अंदर यूज़ किया जाता है, सोल्जर, है ना, एनिमी को देखो इस तरीके से देखने वगैरह के लिए, ओवरवॉल ऑब्स्टेकल को देखने के लिए यहाँ पे। बाकी एक कैलेडोस्कोप होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ दिया नहीं है, बस इतना है इसके अंदर, इतना है कंपिटेटिव एग्जाम के लिए 3 प्लेन मिरर होते हैं जो 60 डिग्री पर होते हैं। इतनी बातें जिसको पता है उसका काम चल जाएगा। अब आते हैं नीचे हम लोग थोड़ा सा, और वहाँ पे आते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में हालांकि मैंने बहुत सिंपल सा, यहाँ ढेर सारा डायग्राम है बट काम कर इतना नहीं है। देखो ये होता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, ध्यान से देखना, एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये शीशे का होगा और ये आपका ट्रांसपेरेंट होगा। सिंपल सी पहली बात तो ये है ना, जैसा कि लैब वगैरह में। अब यहाँ देखो ये रेक्टेंगल है और ये अब सॉरी ये ट्रायंगल आपका है और ये आपका रेक्टेंगल है। इस तरीके से 2 ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगल होते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या होती है, देखो दूसरी बात ये होती है
मेन चीज़ ये होती है कि जब वाइट लाइट आती है तो ये प्रिज्म से पास होने के बाद 7 कलर में टूट जाती है, जिसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। सिंपल सी बात, आपको इतना ही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। इससे 7 कलर मिलते हैं, विब ग्योर के नाम से जाना जाता है। 7 कलर आपको ये है, सबसे ऊपर रेड कलर होता है, सबसे नीचे वायलेट कलर होता है। इतना ही आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक, सिंपल सी बात है। अच्छा, प्रिज्म और मिरर में डिफरेंस क्या है? ये रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये रिफ्लेक्शन पे। ये लाइट को 7 पार्ट में तोड़ देना है, ये नहीं तोड़ पाता है। और प्रिज्म ट्रांसपेरेंट होता है जबकि ये ओपेक होता है। इतनी बात है और इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा मिरर के ऊपर, उसके सॉरी आई के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ द आई के ऊपर। जस्ट एक मिनट, अभी आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। वो नेक्स्ट वीडियो में, पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ओवरऑल क्वेश्चन आंसर हो सकता है आज रात को, मैं आज बिजी था वीडियो बनाने में। अब सुनिए ध्यान से, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ आई। तो आई को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आई का स्ट्रक्चर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए क्या क्या है। पहले सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये जो आई का बाहर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, बल्ज होता है, ज़्यादातर रिफ्लेक्शन यानी लाइट का यहीं पे हो जाता है। उसके बाद सेकंड पे पहुंचते हैं हम लोग, क्या है ये आइरिस। तो आइरिस क्या होता है? एक डार्क मस्कुलर चीज़ होती है, मसल होती है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। जैसे प्यूपिल क्या होता है, अभी आपको आइरिस दिख गया, दोनों तरफ आइरिस है, तो ये जो बीच का ओपनिंग है, ओपनिंग, तो इसे क्या बोलते हैं? प्यूपिल, जिसे विंडो ऑफ आई बोलेंगे। ये सेंट्रल अपर्चर है, यानी ये जो आइरिस है, आइरिस के अंदर एक गोला है, समझ लीजिए विंडो का काम करता है। ये कितनी लाइट आएगी उसको कंट्रोल करता है। ध्यान सुनिएगा, आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है और प्यूपिल डिसाइड करता है कितनी लाइट आएगी। जब ब्राइट लाइट होती है, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि कम लाइट आए। इसी तरीके से लाइट कम आएगी तो ये डायलेट हो जाएगा। इसके बीच में एक पानी भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं? इक्वस ह्यूमर, है ना, जिसका काम होता है आई प्रेशर को मेंटेन करना, कॉर्निया और लेंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमारी आंखों में लेंस होता है, फाइब्रस या जेली लाइक होता है। पहली बात, ये जो आपको लेंस दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस होता है। ध्यान से देखना कौन सा, ये लेंस आप पहचानते होंगे, कॉन्वेक्स लेंस होता है। रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज फॉर्म करता है। लाइट को रेटिना पे कन्वर्ज करता है, यानी जो भी लाइट यहाँ पे ऐसे आएगी उसको इस पोर्शन पे कन्वर्ज करता है। अब आ जाते हैं कि सर कभी हम पास भी देख सकते हैं, दूर भी देख सकते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सीलियरी मसल का यूज़ होता है। ध्यान से सुनना, आइरिस को कंट्रोल करने का काम प्यूपिल का है, सॉरी प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम किसका है? आइरिस का है। इसी तरीके से लेंस को कंट्रोल करने का काम सीलियरी मसल का होता है। ये आई को होल्ड करती है, कर्वेचर को मॉडिफाई करती है। मतलब ये है, अगर आपको पास की चीज़ देखना है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिससे आई लेंस थोड़ा सा थिक हो जाएगा और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, यानी पावर बढ़ जाएगी, तो आप को देखना आसान होगा। अब आते हैं रेटिना। रेटिना का है एक डेलिकेट, ये पूरा पोर्शन इधर ये रेटिना होता है, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है। जो लाइट सेंसिटिव सेल इसके अंदर होते हैं, रॉड्स होते हैं, कोन्स होते हैं, और यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। और जब इमेज बन जाएगी तो इमेज को देखो ब्रेन तक भेजना है, उसका काम ऑप्टिक नर्व करता है, जो विजुअल इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन उस उल्टी इमेज को सीधी कर देती है। और ये विट्रस ह्यूमर है इसके बीच में, यानी लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में है। ये न्यूट्रिएंट्स मेंटेन करता है और आई शेप को मेंटेन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आई अब समझ में आ गया होगा। तो अब एक बार ये पढ़ के देख लेते हैं, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई क्या है। तो हमने कहा देखिए, द ह्यूमन आई इज ए सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ओके, अब लाइट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट इंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। मैंने जैसा बताया पूरा, पहले कॉर्निया में, देन पास थ्रू द प्यूपिल, प्यूपिल में जाएगा, विच इज़ द ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। अच्छे से पढ़ के देख लो, द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। आइरिस कंट्रोल करती है बाई एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल छोटा होगा, बड़ा होगा। उसके बाद लाइट इंटर करती है आई लेंस के अंदर, जहाँ फोकस किया जाता है उसको रेटिना पे, जो आई के पीछे वाले हिस्से में है। रेटिना उसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल होती है, जो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है वहाँ पे। दीज सेल कन्वर्ट द लाइट, लाइट को है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और ऑप्टिक नर्व उसको ब्रेन तक पहुँचाता है, और ब्रेन उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है। तो कुल मिला जुला के देखो, कहानी फिर बता देता हूँ। पहले भैया गई, देखो सामने जाएगी किसके अंदर? कॉर्निया के अंदर, फिर आइरिस, कॉर्निया के बाद आइरिस,
आइरिस के बाद प्यूपिल, प्यूपिल लाइट को कंट्रोल करेगा कितनी लाइट आई है, फिर लेंस के पास जाएगा, लेंस रेटिना पर भेजेगा, रेटिना पे बन के सीधा कहाँ जाएगा, ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएगा। उसके बाद आई को है ना, फ्यू वेज टू टेक केयर ऑफ आई का टेक केयर कैसे करना है, तो ये रीड एंड राइट इन प्रॉपर लाइट ताकि आंख पे स्ट्रेन ना हो, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है टेलीविज़न कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन से, बहुत पास करके आपको नहीं पढ़ना होता है, बैलेंस डाइट विटामिन ए जो आंखों के लिए अच्छा होता है वो आपको, जैसा कि यहाँ कैरेट है, स्पिनच है, मिल्क है, एग है ना, बहुत लोग शाकाहारी हैं वो नहीं खाएंगे। अवॉइड रबिंग द आई विद डर्टी हैंड, है ना, गंदे हाथों से आँख को ना मलें, है ना, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। आई को बार बार आप धुलते रहें, है ना, ताकि वहाँ से फ्रेशनेस आपको महसूस होता रहे, इन्फेक्शन होने का खतरा ना रहे। ठीक, चलिए, तो आई को डस्ट से, स्मोक से, स्ट्रॉन्ग सनलाइट से आपको प्रोटेक्ट करना है और चेकअप लगातार करवाते रहना। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन अब आपको पता ही चल गया होगा, है ना। पहला ये वाला पार्ट क्या है, लेंस है, सेकंड वाला पार्ट क्या है, प्यूपिल है, थर्ड वाला पार्ट क्या है, आइरिस है, चौथा वाला पार्ट क्या है, रेटिना है, पांचवा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट छूट गया था, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ब्लाइंड स्पॉट है ना, जहाँ पे इमेज बनती है बट ब्रेन तक नहीं जाती है। ध्यान देना, ऑप्टिक नर्व नहीं है ये, ध्यान देना। अगला यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। इमेज कौन फॉर्म करता है, लेंस। इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे, है ना। लाइट, वेयर डज द लाइट इंटर द आई फ्रॉम, थ्रू द प्यूपिल। और पांचवें पार्ट को क्या बोलते हैं, पांचवा पार्ट ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होती है, तो नो इमेज इज फॉर्म, यानी इमेज सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा नो इमेज इज फॉर्म, मतलब इमेज बनती है बट वहाँ तक ब्रेन तक नहीं पहुँचती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करते रहिए, है ना। आपको अगर आपने सही तरीके से इसको लाइक शेयर और कमेंट कर दिया तो मैं आपको जो पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पूरे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल सी बात। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों को शेयर